हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी को पता है कि यार मैंने थोड़ा सा हुलिया बना रखा है। ये अन अकेडमी तो दिखाना जरूरी है ही, आपको पता ही है। जादू सा बन रखा हूँ, थोड़ा सा बाहर ठंड का मौसम है काफी। और क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर आ रखा हूँ, तो कुछ पहले इमरजेंसी थी जिसके कारण मुझे बाहर आना पड़ गया था। बट अभी यहाँ पर क्योंकि रास्ता ज्यादा है दिल्ली और यहाँ के बीच में, ठीक है ना, ये पहाड़ी इलाका है पूरा। सामने सामने पहाड़ दिखे, एक बड़ा बड़े बढ़िया व्यू में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है बेटा, अब मतलब लाइक मैं आज आपकी क्लास ले रहा हूँ। ओके, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास? बेसिकली मैं आप लोगों को रे ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स को मैं 2 शॉट्स में खत्म करवा रहा हूँ। तो एक शॉट तो आपके पास अभी आ जाएगा, एक शॉट आपके पास शाम में आ जाएगा। खैर ज्यादा बात नहीं करते, क्लास को शुरू करते हैं। गाइज, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर, CEO at AVJMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School, co-director at Alan Rohtak. Right now, this is not visiting faculty. Earlier it was visiting, but now this is co-director at Alan Rohtak. Right? और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो आई एम ऑल्सो co-founder at आई फाउंडर इंस्टीट्यूट, co-founder at आई ट्यूटर इंस्टीट्यूट। राइट? और इसी के साथ साथ यार एक बढ़िया सी खुशखबरी आपको मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है ना, यहाँ से भी थोड़ी देर में आपको एक बढ़िया सी खुशखबरी मिलने वाली है कि किस तरीके से हमारा एक और नया वेंचर उठने वाला है, मैं और क्या करने वाला हूँ। तो क्रेडेंशियल्स बताने के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना होता है बेटा, कि आप लोग को भी पता चले कि यार एक छोटी सी एज में हमें बहुत कुछ अचीव करना है। यार सपने देखेंगे नहीं तो सपने पूरे कैसे होंगे? करेक्ट? चलिए, तो चलते हैं यार। 11th क्लास के अगर आप बालक को जानते हो या कोई भी 11th क्लास का अगर आपने स्टूडेंट देखा है, तो आप देखो यहाँ पर एक बैच है विच इज स्पार्क टर्म 2 फॉर साइंस। ये वाला बैच जो है आप रेकमेंड कर सकते हो उनको। ये बेसिकली मैं ही पढ़ा रहा हूँ, इसमें हम 11th का टर्म 2 सिलेबस कवर कर रहे होंगे। और साथ ही साथ में अनअकैडमी पर अब आपके पास आ चुका है रेज हैंड फीचर। यहाँ पर आप अपना हैंड रेज करते हैं, आप अपने एडुकेटर से डाउट पूछ सकते हैं, सीधा सीधा 1 on 1। राइट? नाउ हाउ टू आस्क अ डाउट में आपके पास आप क्वेश्चन को अपलोड करेंगे और आपके पास आपका आंसर आ रहा होगा। अब तो कम्युनिटी का ऑप्शन तक आ गया। कम्युनिटी के ऑप्शन में आप क्या कर रहे होंगे बच्चे? कम्युनिटी में आप मतलब टीचर जो भी आपके पास अपलोड कर रहे होंगे, पीडीएफ लिंक यूट्यूब जो भी है, वो आपको मिल रहे होंगे। गॉट इट? उसके बाद बात आती है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होते हैं, वो भी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन और आंसर राइटिंग सेशन के साथ। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, बहुत कुछ। अब सभी बच्चों को एक कोड यूज करना है विच इज वीके आर्मी। राइट बच्चों? अब सभी बच्चों को एक कोड यूज करना है विच इज वीके आर्मी। उसके बाद बात आती है अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर आपको मिलता है पर्सनल मेंटोरशिप प्लस के सारे बेनिफिट्स। यूज दिस कोड वीके आर्मी ओवर हियर एज वेल। यहाँ पर भी आप कोड यूज कर रहे होंगे वीके आर्मी। ठीक है ना? आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा यहाँ से। साथ ही साथ में अभी तो एक ऑफर आ चुका है कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन उसके ऊपर फ्री मिल रहा होगा। राइट? तो गाइज जरा फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। रे ऑप्टिक्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहले तो मैं यार आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मतलब इस चैप्टर का ओवरव्यू बता देता हूँ कि हम लोग इस चैप्टर में कर क्या-क्या रहे होंगे। राइट बच्चों? तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पहले आप ऑप्टिक्स के बारे में जानिए। सबसे पहले पहले आप किसके बारे में जानिए? ऑप्टिक्स के बारे में जानिए। बेसिकली ऑप्टिक्स क्या होता है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइक लाइट का क्या नेचर है, लाइट कैसे प्रोड्यूस हुई और लाइट कैसे प्रोपगेट करती है, दैट इज बेसिकली नोन एज ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, तो वी कैन से दैट स्टडी ऑफ, या ओके पूरा लिख लो आप, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics which deals with the which deals with the which deals with the study of nature, production and propagation of light, and propagation of light, right? And propagation of light. I hope this is clear to you all. राइट बच्चा पारी? चलिए, अब ऑप्टिक्स के अंदर भी दो ब्रांचेस पढ़ रहे होंगे हम लोग। वन वी विल बी स्टडिंग अबाउट रे ऑप्टिक्स एंड द नेक्स्ट वन इज वेव ऑप्टिक्स एंड द नेक्स्ट वन इज वेव ऑप्टिक्स। अब यार वेव ऑप्टिक्स तो एक काफी प्यारा चैप्टर है, लेकिन जितना प्यारा है उतना ही दिमाग खराब करने वाला भी है। अगर ध्यान दिया तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर वो कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अगर हल्का सा भी ध्यान आपने इधर उधर करा,
वेव ऑप्टिक्स आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। खैर रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं हम लोग। रे ऑप्टिक्स क्या है? अगर आप लोग देख पा रहे होंगे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे अरे! ये क्या हो गया? ये पेन को क्या हो गया इस समय? ये पेन का चार्ज तो नहीं खत्म हो गया? मुझे ऐसा-सा लग रहा है। ओह! चलो ठीक है। ख़ैर 2 मिनट तक ये पेन चार्ज हो जाएगा, 2 ही मिनट लगेंगे इसको चार्ज होने में, 2 मिनट तक हम आपसे बातचीत कर लेते हैं। रे ऑप्टिक्स क्या होता है? ray optics is that branch of physics which deals with the study of nature, production and propagation of light in the form of rays. जब हम रेस के फॉर्म में पढ़ रहे होंगे तो रे ऑप्टिक्स, और जब हम वेव्स के फॉर्म में पढ़ रहे होंगे तो वो होगा वेव ऑप्टिक्स। गॉट इट? चलिए, तो इन फॉर्म ऑफ रेज is basically ray optics, and in form of waves is basically wave optics, and in form of waves is basically wave optics. I hope this is clear to you all. राइट बच्चा पार्टी? चलिए, अब इसी के साथ-साथ यार मैं थोड़ा-सा आगे चलता हूँ, इस चैप्टर के ओवरव्यू की तरफ बढ़ते हैं कि हमें इस चैप्टर में कवर क्या-क्या करना होगा और किस तरीके से हमें पढ़ना है। गॉट इट? चलिए, सबसे पहले-पहले अगर आप देखोगे, सबसे पहले-पहले बच्चे आप लोग को रिफ्लेक्शन पढ़ना पड़ेगा। अब सर रिफ्लेक्शन तो रिड्यूस्ड पार्ट में आता है, हम नहीं करेंगे रिफ्लेक्शन, कहीं और चले जाएँगे जहाँ पर रिफ्रैक्शन से शुरुआत है। पहले 2 मिनट होल्ड करो। मुझे पता है कि रिफ्लेक्शन रिड्यूस्ड है, लेकिन यार लास्ट ईयर भी अगर आपने देखा होगा, तो ये हमारी सरकार ने हमें कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मानी रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल मत पढ़ाओ, लेकिन किरचॉफ्स लॉ पढ़ा दो। भैया जब तक आपने एबीसीडी नहीं पढ़ी होगी, आप वर्ड्स कैसे फॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे, राइट? सो दिस इज़ बेसिकली एबीसीडी। मैं खुद पर्सनली आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना चाहिए, इवन इसके 5-6 सवाल भी लगाने चाहिए। पेपर में नहीं आ रहा ना, लेकिन यहाँ से आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि ये तो आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आपके एबीसीडी स्ट्रॉन्ग होंगे यहाँ से। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन जब लेंस वाला पार्ट आएगा, उसमें इसका पूरा योगदान रहेगा। तो जिस भी बच्चे को बहुत तरीके से पढ़ना है, यहाँ पर वो बैठे और इसको एन्जॉय कर रहा होगा लेक्चर को, राइट? तो रिफ्लेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे, इसमें हम पॉलिश सरफेस पढ़ेंगे, लाइक सबसे पहला-पहला हिस्सा अपना मिरर होगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इस पे, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी 12 घंटे का मेरा एक वन शॉट है। अगर आप देखोगे, आप सर्च कर सकते हो 12 आवर्स मैराथन ऑन रे ऑप्टिक्स बाय विनोद सर, तो यू विल गेट देयर। इसमें जो शुरुआत के 2 घंटे हैं वो प्रॉपर जेईई एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स मैंने करवा रखे हैं उसमें। कैसे प्लेन मिरर्स है, कैसे 2 मिरर्स पैरेलल रखे हुए हैं, उनके बीच में इमेज फॉर्मेशन की हम वहाँ नहीं जा रहे होंगे। हम सिर्फ एक बेसिक तरीके से इसको कवर कर रहे होंगे, जिससे कि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सके। तो मिरर मिरर के अंदर भी आप प्लेन पढ़ रहे होंगे और स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे होंगे। मिरर के अंदर भी आप प्लेन मिरर पढ़ रहे होंगे एंड स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे होंगे। ख़ैर नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी द रिफ्रैक्शन बच्चा पाड़ी। अगला क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन होने वाला है। अब रिफ्रैक्शन यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक आपके पास ग्लास स्लैब होने वाला है, एक आपके पास ग्लास स्लैब होने वाला है, और ग्लास स्लैब के साथ-साथ क्या होने वाला है बच्चे? मतलब ग्लास स्लैब तो हो ही गया, ग्लास स्लैब के साथ-साथ क्या होगा हमारा? ग्लास स्लैब के साथ-साथ अपने पास जो सेकंड थिंग है, दैट इज़ योर कर्व्ड सरफेसेस, राइट? दैट इज़ योर कर्व्ड सरफेसेस। अब जैसे ही कर्व्ड सरफेसेस का रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे, लाइक ग्लास स्लैब पढ़ लिया, कर्व्ड सरफेसेस का रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। अब इसके बाद हम टीआईआर पढ़ते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? टीआईआर का प्रॉपर एप्लीकेशन सब कुछ करेंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर हम लोग लेंस के हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, लेंस का किस्सा पढ़ेंगे। लेंस के बाद हमारे पास आएगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या आएगा? लेंस मेकर्स फॉर्मूला, राइट बच्चा पाड़ी? लेंस मेकर्स फॉर्मूला के बाद हमारे पास आएगा प्रिज्म वाला हिस्सा। प्रिज्म वाले हिस्से के बाद द लास्ट वन व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जहाँ से 5 नंबर का सवाल उठ के ही आना है, दैट इज़ आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखिए, प्रिज्म भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसको उतना डिटेल में मतलब इसको एक अलग टॉपिक दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं बता रहे। यहाँ पर आपको एक तो माइक्रोस्कोप पढ़ना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप के अंदर भी 2 चीज़ें आएगी, एक आपका सिंपल माइक्रोस्कोप एंड द अनदर वन इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। गाइस जितना ये चैप्टर लेंथी है ना, उतना ही मज़ेदार चैप्टर है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर भी 2 होंगे, एक आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, एक आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, और एक आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चा पार्टी? चलिए खैर, थोड़ा-सा आगे चल रहे होंगे हम लोग, थोड़ा-सा आगे चल रहे होंगे हम लोग। जैसे ही हमने कर लिया, शुरुआत करते हैं यार रिफ्लेक्शन की। मैंने क्या कहा पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज़ खाली रिफ्लेक्शन के ऊपर 1.5 घंटे का भाषण दे दूँगा मैं आपको, ठीक है ना? लेकिन वो 1.5 घंटा नहीं पढ़ना है यहाँ पर, वो तब कराऊँगा जब मैं
अनअकैडमी साइंस वाले चैनल पर रे ऑप्टिक्स को डिटेल में स्टार्ट कराऊँगा। 15 घंटे में आपको रे ऑप्टिक्स खत्म कराऊँगा। 15 घंटे 1 महीने में जब आप मेरे साथ रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कोई किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको एचसीवी का सवाल भी मिल रहा होगा, वहाँ पर आपको डीसी पांडे भी मिल रहा होगा, वहाँ पर आपको रेसनिक हेलिडे भी मिल रहा होगा, वहाँ पर आपको आइरुडो भी मिल रहा होगा और साथ ही साथ में आप लोगों के जो विनोद सर है, उनकी एक किताब पब्लिश होने वाली है। समय लगेगा, लेकिन यार वो जो किताब है ना, मैं क्लेम करता हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड किसी ने वैसी बुक नहीं बनाई होगी। ये मैं अगर अभी क्लेम करता हूँ, आपको पता है कि मैं ये सारी बातें तब बोलता हूँ जब मैं पूरा कॉन्फिडेंट होता हूँ। लाइक आपने जब मुझसे पूछा कि सर एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स आएँगे, क्या ये आपका सवाल पढ़ाया हुआ आएगा? मैंने कहा भाई हम पढ़ा रहे हैं, शायद आ जाए, हमें पेपर नहीं बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी टच वुड जब पेपर हुआ तो 35 प्लस क्वेश्चन, लाइक आप सोच के देखो, मतलब 35 प्लस नहीं बोलूँगा, 45 क्वेश्चन्स थे, 45 में से करीब-करीब 27 क्वेश्चन्स ऐसे थे डिट्टो जो मेरे करवाए हुए थे, करेक्ट? तो वो बाकी भी पढ़ाए हुए हैं मैं सीधा, लेकिन मैं तो नंबर्स तक की सेम की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बुक है ना, ये बहुत मज़े देने वाली है आप लोग को। तो भले ही समय लगेगा क्योंकि एचसीवी साहब है, उनकी आज किताब मार्केट में चल रही है, लेकिन उन्होंने लिखने में 8 साल लगा दिए। थोड़ा-सा समय लगेगा बट आपको मज़े आएँगे। ख़ैर लेट्स स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन देन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है यार? नॉर्मली आपको पता है कि अगर यार एक मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उस सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट होगी और लाइट अगर इंसिडेंट होती है, तो वो लाइट जो है ना वो बाउंस बैक की भी कर जाती है सेम मीडियम में। वो लाइट बाउंस बैक कर जाएगी सेम मीडियम में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यार एक ना इंसिडेंट रे है, एक ना यार रिफ्लेक्टेड रे है और इस सरफेस के ना मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल। जिसको आप क्या बोलते हैं? नॉर्मल कहते हैं, राइट? नॉर्मल इज़ द इमेजिनरी लाइन व्हिच इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट? ये कोई लाइन नहीं है, कोई रे नहीं है, इमेजिनरी देख रहे हैं भई दीवार के सामने, मतलब अपने दिमाग से ही लगा रहे हैं ये कैसा है। तो सबसे पहले तो आप रिफ्लेक्शन के लॉस पे आ जाओ। सर डेफिनिशन नहीं लिखवाया, अब तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो, ठीक है ना? लॉस पे आ जाएँगे, तो लॉ क्या कहता है कि यार इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे ने जो बनाया उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा। क्या होगा? फिर से बता रहा हूँ, एंगल आई इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल आर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चा पाड़ी, एक तो ये हो गया आपका, एंगल आई इज़ इक्वल्स टू एंगल आर। दूसरा अगर आप देख रहे हैं, एक तो ना दिल्ली की कदर अब हो रही है, क्योंकि यार वहाँ पे ना लाइट वाइट तो एटलीस्ट नहीं जाती। यहाँ पर ना अब लैपटॉप को पहले फुल चार्ज किया, अब चार्ज डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है ना? फिर दोबारा इसको चार्ज के लिए अब लाइट ही नहीं है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। खैर चलो कोई नहीं, देखो जब तक चल रहा है, जब तक चलेंगे उसके बाद देख लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर आप देखना एंगल आई एंगल आर के बराबर हो गया। दूसरा बच्चे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस सॉरी बच्चा पार्टी,
एक्चुअली क्या हुआ ना, लैपटॉप श शट डाउन हो गया था और यहाँ पर क्योंकि मैं बाहर आ रखा हूँ, अपनी जगह है नहीं, जगह बदल जाती है। तो अब मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मैं रिसेप्शन पे बैठ के आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज़ इसके बाद रिकॉर्डिंग का समय नहीं मिलेगा। चलो ख़ैर ये सारी देखो, ये सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी ना, मतलब अगर हम बढ़िया से पढ़ पा रहे हैं, दैट इज़ अ बिग थिंग। ओके, सो प्लेन मिरर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। लाइक अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ से ये एक एक ना पॉलिश्ड सरफेस है, राइट? दिस इज़ अ पॉलिश्ड सरफेस। अगर आप देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट अगर सामने रखा हुआ है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहला पहला कि जितनी दूरी पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, उतनी ही दूरी पर इमेज बनता है बेटा। उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये इमेज बन कैसे रहा है, मैं उसको तरीका बता देता हूँ। लाइक ये रही, अगर यहाँ से ऐसे जाएगी, इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी, ठीक है ना? तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कैसे होएगी, अब आपको ये पता नहीं है। ऐसा लगेगा जैसे जहाँ पर इमेज बनी है, वहाँ से रिफ्लेक्शन होते हुए रे जा रही होगी ऐसे करके। दूसरी अगर यहाँ पर आएगी ना ये, तो फिर वैसा लगेगा जैसे जहाँ पर ऐसा लगे जैसे पीछे से ये मिलती हुई आ रही थी कहीं पर। करेक्ट? सो दिस इज़ दैट। यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा मिरर से, इमेज का भी डिस्टेंस उतना ही होगा। प्लस सेम साइज़ होगी, प्लस दूसरा क्या होगा? सेम साइज़ होगी। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया मतलब बात है सेम साइज़ के लिए। दूसरा, लैटरल इन्वर्जन। अगर आपने देखा होगा, हम अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं, हम अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो हमें राइट हैंड दिखता है, राइट ऊपर करते हैं लेफ्ट हैंड दिखता है, ये हमने देखा ही है सब चीज़, राइट? ये छोटी-छोटी प्रॉपर्टीज़ है। हाँ, यहाँ पर अब इमेज फॉर्मेशन ये सब आपसे पूछ ही नहीं रहा, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उतना मैं आप लोग को बता रहा हूँ। गॉट इट गाइज़? चलो अब इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आपने ये चीज़ देख लिया। नाउ लेट्स मूव टू द स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना? हम चलते हैं आगे स्फेरिकल मिरर्स की तरफ। अगर आप ध्यान से देख पाओगे स्फेरिकल मिरर्स में, तो अपने पास 2 तरीके के मिरर आएँगे यहाँ पर। एक आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है ना? और एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे, कॉनकेव मिरर लाइक देखो, अगर एक स्फेयर को मैंने काट दिया, एक सरफेस मैंने पॉलिश कर दिया, क्या हो सकता है? या तो आप बाहर वाला सरफेस पॉलिश करोगे, या तो आप अंदर वाला सरफेस पॉलिश करोगे। तो अगर आप बेटा बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर रहे हो, और ये वाला आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अंदर वाला जो है, ये वाला आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देन इट इज नोन एज कॉनकेव। केव मानी गुफा, गुफा लाइक यहाँ पर देखो रेज आएगी, इस वाले सरफेस पे आएगी, टकराएगी, और ये आपका पॉलिश रहेगा। लेकिन वेक्स में यानी कॉन्वेक्स में क्या होगा? उल्टा होगा। अंदर वाला पोर्शन आपका पॉलिश्ड होगा, और ये वाला पोर्शन आपका रिफ्लेक्टिंग होगा। ये वाला आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आई होप दिस इज क्लियर। ये वाला क्या है आपका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। अब इसकी जस्ट बाद अगर आप देखोगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पूरा हमने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया है। इसके बाद आप ध्यान से देखना बच्चों, मैं आपको कुछ-कुछ चीज़ें बताऊँगा यहाँ पर। जैसे अगर मैं मिरर की ही बात कर लेता हूँ, किसी की भी बात कर लो आप, चाहे कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में, ये आपका मिरर का जो सेंटर होता है उसको पोल बोलते हैं। अगर पैरेलल रेज़ आ रही है, वो एक पॉइंट पर आके मिलती है, उसको फोकस बोलते हैं। जिस स्फीयर से ये बना है, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। फिर बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से ये ऐसा बन गया फॉर एन एग्जांपल। अब ये आपका जो है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये फोकल लेंथ होगा, क्योंकि इस स्फीयर के सेंटर से ये बन रहा है। दिस इज लाइक योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर से उस स्फीयर के मिरर के सरफेस का जो डिस्टेंस है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। गॉट इट गाइस? अब ध्यान से देखना, ये तो ऐसा हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है यार। जैसे आप जब ये सब चीज़ करते ही है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं यार आपको और चीज़ बताऊँ, एक बारी कर लेते हैं रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, राइट? सबसे पहला पहला रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। सर ये क्यों बता रहे हो? इसके पीछे रीज़न है बेटा। अगर मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो इसके बाद ही आप इसके बाद एडवांस लेवल पे जा पाओगे, है ना? रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। अगर आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, लाइक सबसे पहला पहला अगर हम देख रहे हैं, मेरे पास अगर मिरर है, ये आपका पोल है, रे ऑफ लाइट ऐसा आएगा, ठीक है ना? अगर पैरेलल आ रहा है, अगर पैरेलल आ रहा है, तो वो यहाँ से जाएगा, जिस पॉइंट से जाता है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। करेक्ट? जिस पॉइंट से जाता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। दूसरा, अगर मैं इसको देखूँ, यहीं पर अगर एक और बनाऊँ, अगर मैं पोल से पास कराऊँगा, तो पोल से ही चला जाएगा। करेक्ट? पोल से पास कराऊँगा तो पोल से ही चला जाएगा। लाइक दिस, इफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरा, अगर मैं फ़ोकस से पास करा रहा हूँ रे,
तो वो यहाँ से ऐसा पैरेलल चली जाएगी। अगर मैं फ़ोकस से पास करा रहा हूँ, तो वो ऐसा पैरेलल में चली जाएगी। गॉट इट गाइस? ठीक है? और अपने पास अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जा रहा हूँ, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल सीधा जाएगी। इफ दिस इज़ सी, ऐसे जाएगा तो रिफ्लेक्ट होके वापस रास्ता रिट्रेस कर लेगा। ये है कॉनकेव ये कौन-सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। इसमें क्योंकि आपका बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड है, क्योंकि आपका बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड है। इसमें आपका बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड है। इसमें आपका बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हमें वो वाला मिरर पढ़ना है जिसमें अंदर वाला सरफेस पॉलिश्ड है। यानी इस मिरर को तो हम लोग कन्वर्जिंग मिरर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जिंग मिरर पढ़ रहे होंगे। अब हमें वो वाला मिरर पढ़ना है जिसमें अंदर वाला सरफेस पॉलिश्ड है, यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें आप देखो, लाइक इसमें ये वाला सरफेस पॉलिश्ड है, इसमें ये वाला सरफेस पॉलिश्ड है, ये वाला ऐसे। गॉट इट? इसमें ये वाला सरफेस ऐसे पॉलिश्ड है। इसमें वही वाली बात होगी, स्ट्रेट जाओगे, फ़ोकस से पास होगा। फ़ोकस से जाओगे, पैरेलल हो जाएगा। मतलब सीधा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और अगर आप वही है, पोल से पास होगे तो ये। अब देख रहे हो यहाँ पर रेज़ मिल नहीं रही, यहाँ पर रेज़ डाइवर्ज हो रही है। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इसको अपन लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। राइट बच्चा पाड़ी? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। डाइवर्जिंग मिरर हमने पढ़ लिया। इमेज फॉर्मेशन की बात करनी है। क्या बात करनी है? इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्म कैसे होगी? तो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में बेटा सबसे पहला पहला केस आएगा। पहले तो हम कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं और आपको बता दूं बेटा, ये ऑलरेडी आप कर चुके हो। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं करना है बेटा, या तो इंटू 5 में, मतलब इंटू 2 में देख लो, या स्किप कर देना इसको, ठीक है ना? लेकिन रिफ्लेक्शन वाला पार्ट भी इसी में आएगा, तो वो देख लेना ज़रूर। एक सबसे पहले पहले ये फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस हो गया, ठीक है ना? तो अच्छा, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट इस वीडियो में अगर मान लो नहीं आ पाया, तो दूसरी वीडियो में डाल देंगे। बट मतलब इट्स लाइक देखते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में सबसे पहले पहले हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी बेटा। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर। मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर, बहुत ही ज़्यादा। लाइक हम सन बहुत बड़ा है, उसकी इमेज हम देख रहे हैं, तो उसकी इमेज हमें छोटी सी दिखती है। आप ये कह सकते हो कि सर, यहाँ से आपका बाहर से पॉलिश्ड हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस रे विल मीट एट अ फोकस, ठीक है ना? और अगर आप यहाँ से भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है, यहाँ से ऐसे लेके जाओगे, ये भी आपको फोकस पे मिल के दिखाई दे रही होगी। तो आप कह सकते हो कि सर, इमेजेस प्लेस्ड इमेजेस प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है ना? मिरर में एक रूल है, याद रखना। लेफ्ट साइड बन रही है तो मानिए आप समझोगे कि वो बोल रहा है कि रियल और इन्वर्टेड। तो दूसरा यहाँ पर आप कह सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा आप कह सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड। और क्योंकि आपके सामने, तो आप कहोगे ये बहुत ज़्यादा छोटी बन रही है, तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, राइट? हाईली डिमिनिश्ड। दिस इज द फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा यहाँ। अब हम आगे भी चल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लाइक सेकंड केस की तरफ चलते हैं। इन्फिनिटी पे रखा हुआ था। अब हम सी से पीछे, इन्फिनिटी के बाद बट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सी के बियॉन्ड, बियॉन्ड सी बोलते हैं इसको। तो हम क्या बोलेंगे? वी कैन से दैट व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी बनाते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है। आप अपना यहाँ पर मिरर बना लो, ठीक है? दिस इज पोल, बाहर से पॉलिश्ड है। ओके, इफ दिस इज एफ एंड दिस इज सी, ए बी है, ए बी, रे ऑफ लाइट ऐसा आएगा, फोकस से होता हो जाएगा। दूसरे को आप कहाँ लगा दो, सी सी पास करा दो, सीधा चला जाएगा। जहां पर ये मिल रहे हैं, लाइक दिस, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है? इमेज है आपके पास। वी कैन से दैट वी कैन से दैट images formed images formed images formed between
सी एंड एफ बेटा, ठीक है। जरा मैं ऑडियो का देखो एक बार। आई गेस थोड़ा वॉल्यूम भी कम ही आ रहा था, अब शायद ठीक हो गया होगा। तो इमेजेस फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, राइट। ये तो हो गया अपना। नाउ क्योंकि लेफ्ट साइड पे है तो रियल शक्ल से दिखाई दे रहा है इन्वर्टेड, और वैसे भी हमें दिख रहा है कि भैया छोटी बनी है, तो वी कैन से दिस इज डिमिनिश्ड, वी कैन से दिस इज डिमिनिश्ड, राइट। दिस इज द सेकंड केस। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कह दूंगा दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बेटा, सी पर रखा हुआ है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी पर रखा हुआ है। वी कैन से दैट ये अगर ऐसे है, दिस इज पोल, अगर ये ऐसा हुआ, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सी पर रख दो आप इसको, लाइक ए बी, ठीक है ना। रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, फोकस से होते हुए आएगा। दूसरा आप फोकस से ले जाओ, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बारी ज़रा यहाँ पर मैं आपको दोबारा रेज बना के दूंगा। कैसे, देखो एक रे तो आप पहले फोकस से ही ले जाओ, ठीक है ना। एक रे आप पहले, मैं मतलब मैं कलाकारी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल वेल कुछ नहीं है। ये रे मान लेते हैं यहाँ आ रही है, दूसरी रे यहाँ से पैरेलल आएगी, तो ये कहाँ से आएगी, ऐसा फोकस से आएगी। यहाँ पर ये दोनों रेज मिल रहे हैं, वहाँ पर अपनी फाइनल इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। हमें दिख रहा है कि लेफ्ट साइड पे, तो पहले तो आप ये लिख लोगे कि सर, पहले आप ये लिख लोगे सर, इमेजेस फॉर्म्ड एट सी। इमेज कहाँ बनी है, सी पर। दूसरा, लेफ्ट साइड पर है तो रियल इन्वर्टेड, और दूसरा सेम साइज की भी बनेगी। दूसरा क्या होगा, सेम साइज। आई होप दिस इज क्लियर। तीन केसेस हो गए, तीन और पेंडिंग है। सी पर हमने देख ही लिया। अब हम करेंगे तीसरा केस में हम लिखेंगे सी और एफ के बीच में, और मतलब चौथा केस सी और एफ के बीच में, पांचवा केस एफ के। अब मैं कहूंगा आपसे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when object is placed when object is placed between when object is placed between C and F, right। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। तो ये फोर्थ केस है मेरा, ऐसा रख लेते हैं। ये ऐसा करके जा रहा है, दिस इज पोल, दिस इज योर फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये भी रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, फोकस से तो चला जाएगा। दूसरा, आप फोकस से ले जाओ, भले ही आप पोल से ले जाओ, थोड़ा सा कुछ तो अलग करेंगे। ये कहीं यहाँ मिल रहा है, राइट, ये कहीं यहाँ मिल रहा है, ए डैश बी डैश। आपको शक्ल से दिख रहा है यहाँ पर, ये इमेज जो बनी है वो सी से पीछे बनी है, लाइक बियॉन्ड सी बनी है, एनलार्ज्ड बनी है, और रियल इन्वर्टेड बनी है। लिख लो आप, ये कहानी लिख लो जरा। यहाँ पर मैं एक और कलर कर देता हूँ जो दिखेगी भी यहाँ पे। तो इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है ना, इमेज इज फॉर्म्ड, थोड़ा सा इसको, चलो ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी पहला। दूसरा, लेफ्ट साइड पर है तो रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, रियल inverted and enlarged. Got it, guys? This is our fourth case. Now let's talk about fifth case, पांचवा केस। अब कहते हैं कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में नहीं, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, यानी एट एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एफ के ऊपर रखा हुआ है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, क्लियर है, ध्यान से देखना, ऐसा हो जाएगा, दिस इज पोल, दिस इज एफ, ये ऐसा है, ए बी, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे पास हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। रेज हो गई पैरेलल, रेज हो गई पैरेलल। अब क्या कहोगे कि सर, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पर बनी है, इन्फिनिटी पर, ये पहला है। दूसरा, लेफ्ट पर बनी है तो रियल और इन्वर्टेड, और आप कह सकते हैं हाईली एनलार्ज्ड, और आप कह सकते हैं हाईली एनलार्ज्ड। आई होप दिस इज क्लियर। आप क्या कह सकते हैं, हाईली एनलार्ज्ड। गॉट गाइस, की बात है। इसके जस्ट बाद अगर आप देखते हो बच्चे, तो अब अपने पास छठा केस आता है। छठे केस में क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between F and P,
मतलब आप धीरे-धीरे आप पोल से पास कराते जाओ, धीरे-धीरे आप पोल से पास कराते जाओ। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ मैं? एफ और पी के बीच में रख रहा हूँ। ओके, नो इश्यूज़। ये ऐसा आ रहा है, आप देखो इसको। दिस इज़ माय पोल, दिस इज़ माय फोकस, दिस इज़ माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं कहाँ रख रहा हूँ इसको? एफ और पी के बीच में रख रहा हूँ, ए बी। ये लास्ट ही एक ऐसा केस है बेटा, जो आप देखोगे, रे ऐसे आई, ऐसे बाहर ऐसे खुल रही है, ठीक है ना? मैं आपको एक बार बहुत अच्छे से दिखा देता हूँ। रे ऐसे अगर आती है, तो उसी से ऐसे चलेगी और ये ऐसा बाहर की तरफ को खुलेगी। हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये रे सही पीछे से मिलती हुई आ रही होती है, जहाँ से मिलेगी वहाँ पर आपका इमेज बनेगा। राइट साइड है, तो इसलिए अब तक लेफ्ट में तो रियल ही बन रहा था, बट अब राइट बन गया, तो आप कहेंगे सर इमेजेस फॉर्म्ड एट द राइट साइड ऑफ मिरर, एट राइट साइड ऑफ मिरर। ये तो पहला हो गया। दूसरा, क्योंकि राइट साइड पे तो आपका वर्चुअल, वर्चुअल है तो आपके सिलेबस में इरेक्ट। और तीसरा बेटा, तीसरा, तीसरा आप क्या कह सकते हो? हाईली एनलार्ज्ड। तीसरा आप क्या कह सकते हो? हाईली एनलार्ज्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज क्लियर। या हाईली मत लिखो, एनलार्ज लिख लो, क्योंकि एनलार्ज तो है ही। हाईली का पता नहीं कि होगा नहीं होगा, बट एनलार्ज लो। ये थे आपके 6 केसेस। कौन से मिरर के? कॉनकेव मिरर के, व्हिच इज अ कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, जो क्या है? एक कन्वर्जिंग मिरर। अब हमें 2 केसेस पढ़ने हैं कॉन्वेक्स मिरर के, व्हिच इज डाइवर्जिंग मिरर। में 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के पढ़ने हैं, व्हिच इज डाइवर्जिंग मिरर। देखो, तो कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में हम कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। और असल में इसमें 2 ही केसेस होते हैं। इसमें 2 ही केसेस होते हैं। पहला केस, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इज ऑफ इंफिनिटी। जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, क्या कहोगे आप? क्या करके? लाइक ओके, कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं, तो अंदर वाले सरफेस को पॉलिश करना पड़ेगा। थोड़ा मैं धीरे भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब होटल से बोल रहा हूँ, तो लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहेंगे, है ना? और रूम में नहीं हूँ तो बाहर हूँ, तो इसलिए रिसेप्शन एरिया पे बैठा हूँ। पहले तो रे पैरेलल आएगी, पैरेलल आती ही तो आप क्या करोगे? यहाँ पर ये ऐसे चली जाएगी। दूसरी रे ऐसे आएगी तो ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, राइट? ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। ये जिस जगह पर मिलती हुई, आप ऐसा लगता है जहाँ से मिलती हुई आ रही है, दैट इज फोकस। आप कहोगे सर इमेजेस फॉर्म्ड एट फोकस, इमेजेस फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहाँ बन रही है बेटा? फोकस पर, पहली बात। दूसरा, राइट साइड में है तो वर्चुअल, वर्चुअल, डायरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, एंड हाईली डिमिनिश्ड। ये है पहला केस। दूसरे केस में क्या है? इन्फिनिटी के अलावा प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर, मतलब इन्फिनिटी के बाद प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर कहीं पर भी रखो, कहीं पर भी रखो। दूसरे केस में आप कह सकते हो दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, एनीवेयर, an object is placed anywhere on प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर कहीं पर भी रख रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पर कुछ ऐसा सा हो गया कि अपना ये ऐसा बन रहा है, अंदर से हमने इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है? अंदर से हमने इसको पॉलिश कर दिया। ये पी है, रे ऑफ लाइट आपका, मतलब ये ऑब्जेक्ट बना दिया हमने ए बी। ये रे ऑफ लाइट ऐसा आएगा, चला जाएगा, ठीक है ना? चला जाएगा। दूसरी रे, तो ये ऐसा लगता है जैसे पीछे फोकस से होते हुए आ रही है। दूसरी रे पोल से ले आओ, इसको ऐसे चले जाओ, ये कहीं यहाँ पर बन जाएगा, ये कहीं यहाँ पर बन जाएगा। एंड दिस ए डैश बी डैश इज फाइनल इमेज। आप कहेंगे सर इमेजेस फॉर्म्ड, इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहाँ बनेगा? एफ और पी के बीच में बनेगा, पहली बात। दूसरा, राइट साइड है तो वर्चुअल, इरेक्ट, और शक्ल से छोटी बन रही है तो डिमिनिश्ड, तो डिमिनिश्ड। आई होप दिस इज क्लियर। राइट बच्चा, पार्ट की बात है।
जैसे ये हो जाता है जैसे ये हो जाता है, अब आप क्या करोगे? जब आपने ये सब कर ही लिया, जब आपने एफआरपी के बीच में वर्चुअल रिएक्ट डिमिनिश ये सब आपने कर ही लिया, अब हम इसमें कुछ ऐसा और कर रहे होंगे, अब हम इसमें कुछ ऐसा और कर रहे होंगे कि लाइक आपको मैं बोल दूंगा ये डाइवर्जिंग मिरर है, कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर मेरा ये मिरर है, ये आपका पोल है, सारी दूरी हम पोल से काउंट कर रहे होंगे, ये एफ है बेटा और ये सी है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ए बी, तो आपको पता है इमेज कहीं यहाँ बनेगी, ए डैश बी डैश। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी। तो अगर ऑब्जेक्ट से पोल का दूरी लोगे तो उसको यू बोलते हैं, इमेज से पोल का दूरी को वी बोलते हैं, और फोकल लेंथ तो आपको पता ही है, दैट इज एफ। यू कैन से यू इज द position of image object, u is the position of object, v is the position of image, और f is focal length, f is focal length। जनरली साइन कन्वेंशन में बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, साइन कन्वेंशन कैसे यूज कर रहे होंगे। देखो सवाल तो नहीं कराऊंगा साइन कन्वेंशन के, सवाल तो मैं जब मिरर फॉर्मूला कराऊंगा ना तभी कराऊंगा, बट यहाँ पर साइन कन्वेंशन में आप लोगों को तकलीफ होती है, मैं वो साइन कन्वेंशन एटलीस्ट आपकी दूर करने की कोशिश। जैसे आप देखो, हम हमेशा जनरली ये बात देखते हैं साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन प्लेन क्या कहता है कि सर अगर आप इंसिडेंट रे के अलोंग डिस्टेंस लेते हो पॉजिटिव, उसके पीछे जो छूट जाता है नेगेटिव। लेकिन यहाँ से भी हमें कंफ्यूजन होती है क्योंकि ये तो बचपन से सिखाया जा रहा है हमें। मैं कहूंगा जितने 99% केसेस में जो क्वेश्चन लगते हैं वो यही है कि लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस को आप नेगेटिव ले रहे हो, राइट साइड के डिस्टेंसेस को आप पॉजिटिव ले रहे हो, ऊपर को पॉजिटिव और नीचे को नेगेटिव। इसीलिए अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूं तो आप पहले यहाँ पर कॉनकेव मिरर लिखो मेरे साथ, पहले यहाँ पर मेरे साथ कॉनकेव मिरर लिखो, और यहाँ पर मेरे साथ कॉन्वेक्स मिरर लिखो, यहाँ पर मेरे साथ कॉन्वेक्स मिरर लिखो। और अगर आप देखोगे तो कॉनकेव मिरर में यू हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि हम यू को ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पे ही रखते हैं, रेज लेफ्ट से निकल के आ रही होती है, और कॉन्वेक्स मिरर में भी नेगेटिव होगा। ये रियल की बात हो रही है। वी कॉनकेव मिरर में 5 केस में लेफ्ट साइड बनता है, एक केस में पॉजिटिव, मतलब राइट साइड बनता है, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, नेगेटिव इन 5 केसेस एंड पॉजिटिव इन 1 केस। एंड इन दिस केस वी हमेशा ही राइट साइड बन रहा है, तो वी इज पॉजिटिव इन बोथ केसेस, यानी नेगेटिव ऑलवेज, पॉजिटिव ऑलवेज, यहाँ पर भी नेगेटिव ऑलवेज। बात आएगी एफ की, या कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ लेफ्ट पे ही है, तो फोकल लेंथ इज नेगेटिव ऑलवेज, और यहाँ पर दिस इज पॉजिटिव ऑलवेज, कि हमेशा राइट साइड, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी तरफ, तो पॉजिटिव। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? अब तक समझ में आ रहा है अपने को? जैसे ही हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया, अब हम इसके थोड़ा सा बात पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना? कॉनकेव कॉन्वेक्स हमने ये कर लिया। नाउ कुछ कुछ चीजें और, जैसे जैसे क्या, जैसे आपका मिरर फॉर्मूला, जैसे आपका मिरर फॉर्मूला, जैसे आपका मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, बचपन में पढ़ा था, बचपन हमारी 10th क्लास में पढ़ा था, ये मिरर फॉर्मूला हो गया। अब एक आता है मैग्निफिकेशन, हम यहाँ पर कौन सा मैग्निफिकेशन की बात करें? लीनियर मैग्निफिकेशन की, लीनियर मैग्निफिकेशन, जो क्या बोलता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम देखें, अगर हम देखें बेटा, तो मैग्निफिकेशन जो है वो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन साथ ही साथ में मैग्निफिकेशन को आप माइनस वी बाई यू भी बोल सकते हो, आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हो माइनस वी बाई यू और हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कंफ्यूजन इसमें नहीं होती है, कंफ्यूजन ये होती है, वो कह रहा है कि सर मैग्निफिकेशन कभी तो -2 आता है, कभी -4 आता है, या कभी +4 आता है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव और पॉजिटिव है ना बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटा है बड़ा है, क्योंकि जनरली मैं आपसे आपसे सवाल पूछूं, बताइए m बराबर -4, पहले तो टीचर आपको ऐसा पढ़ाता है, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 है, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, तो आप देखते हो अगर मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड 1 है तो ऑब्जेक्ट सेम साइज की होती है, राइट? ऐसे ही पढ़ते हो, बिल्कुल सही बात है। अगर ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो आप कहोगे सर एन लार्ज है, क्या कहोगे सर? एन लार्ज है, मैं कहा ठीक है। और अगर लेस देन 1 है तो आप कहोगे डिमिनिश्ड है, बिल्कुल सही बात है।
तो अगर कोई आपको दे देता है ना m बराबर -4, मैं बहुत बच्चों से पूछता हूँ तो पता है क्या बोलता है? मैं कहता हूँ m बराबर 2 है एक का और एक का -4 है, कौन बड़ा है? तो वो कहता है जिसका 2 है वो बड़ा है क्योंकि 2 तो -4 से बड़ा ही है ना। लेकिन बेटा मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड 4 है और इसका मैग्नीट्यूड 2 है। तो असल में मैग्नीट्यूड किसका बड़ा? वही उसी का मैग्निफिकेशन भी बड़ा। प्लस और नेगेटिव सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि अगर नेगेटिव है, मानी इमेज जो बन रही है वो रियल है और अगर पॉजिटिव है, मानी इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल है। फिर से समझो इस बात को। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रियल बन रही है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल बन रही है। दैट्स इट, इससे और कोई लेना देना साबित नहीं हो रहा हमारा। इस समय और कुछ भी पता नहीं चल रहा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? राइट, m बराबर माइनस वी बाई, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट अपने को समझ में। तो दिस इज लाइक अपना मिरर फॉर्मूला रिफ्लेक्शन। क्वेश्चंस नहीं करा रहा बट ये हो। नाउ we'll have to start with the next topic which is refraction। क्या? रिफ्रैक्शन। उसके ऊपर क्वेश्चंस की देखो एक शीट दे दूंगा, आपको लगेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इसके ऊपर एक मतलब डीपीपी या क्वेश्चंस की एक शीट अपलोड कर दूंगा। अभी हमें रिफ्रैक्शन स्टार्ट करना है। गॉट इट? सॉरी बच्चा पॉडी, लाइक माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे। रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों? अगर आप देखोगे, पहले तो क्या हो रहा था ना कि एक ही सरफेस पे लाइट आ रही थी, इंसिडेंट हो रही थी, फिर रिफ्लेक्ट हो रही थी। बट नाउ लाइट हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगर मेरी लाइट जो है, मतलब मेरी तो नहीं है ना, मेरी नहीं है, रे ऑफ लाइट है। अगर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो बेंड हो जाती है। एंड द फिनोमेना ऑफ दिस बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं लिख देता हूं आपके लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे क्या है, मजे आएंगे। अब ये वो वाला पार्ट है जो आपका टर्म 2 में आ रहा है, ये रिड्यूस पोर्शन नहीं। सो आई विल से द द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ bending of a ray of light, the phenomena of bending of ray of light when it travels from when it travels from one medium to another, when it travels from one medium to another, the phenomena of bending of ray of light when it travels from one medium to another। अब ये बेंडिंग होती कैसी है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। राइट बच्चों, ये बेंडिंग हमारी किस तरीके से हो रही है मैं आपको वही बताता हूँ। तो इफ यू विल सी दो मीडियम होते हैं, एक रेयरर और एक डेंसर। एक आपका रेयरर मीडियम है और एक आपका डेंसर मीडियम है। अब आप क्या कर रहे हो, या तो आप रेयरर टू डेंसर जा रहे हो या आप डेंसर टू रेयरर जा रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल में हम रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं तो रे ऑफ लाइट जो है ना वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और अगर आप डेंसर टू रेयरर जा रहे हो सो रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पर आप देखोगे कि व्हेन रे ऑफ लाइट को इट बोल रहा हूँ, व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, rarer to denser medium, it bends it bends towards normal, it bends towards normal बेटा। और दूसरे में क्या कहता है, when it travels from denser to rarer medium, denser to rarer medium, it bends away from normal, it bends away from normal, it bends away from normal। I hope this is clear। आप rarer to denser जा रहे हैं towards normal, denser to rarer जा रहे हैं toward away from normal। कैसे दिखाता हूँ आपको इस तरीके से बेटा। देखिए, एक मीडियम है आपका, दिस इज योर रेयर मीडियम, दिस इज योर डेंसर मीडियम। जब आप रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और आप डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम। और अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने पहले देखा, देखो क्या होता है ना, मैं आपको समझाता हूँ।
ये ओरिजिनैलिटी में यहाँ आना चाह रहा था, टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया। ओरिजिनल में ये ऐसे आना चाहता था, नॉर्मल से दूर चला गया। मतलब मतलब ये है कि ये वाला भी रेयरर मीडियम है। तो whenever ray of light is traveling from rarer to denser medium, it bends towards normal। और अगर ray of light denser to rarer medium में ट्रैवल करेगी, it bends away from normal। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज क्लियर। गॉट इट गाइस? चलो, अब इसके बाद देखते हैं बेटा। अब इसके बाद देखते हैं, कुछ कुछ चीज बताऊंगा मैं आपको। न्यूटन वॉज द वन जिनकी थियरी करीब करीब 250 साल तक गलत चलती हुई आ रही थी। क्या गलत चलती हुई आ रही थी? ही वाज लाइक कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, डेंसर में ज्यादा होती है। भला वो फोकाल्ट का जो 250 मतलब करीब करीब 250 साल के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप देखते हैं तो डेंसर डेंसर मीडियम में, ठीक है ना, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। जैसा कि पानी में दिखाया उन्होंने कि पानी में लाइट की स्पीड कम है, एयर में ज्यादा है। उन्होंने कहा रेयर में ज्यादा होती है। असल में रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो आप क्या कहोगे कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, देयर इज अ डिफरेंस इन स्पीड। तो अगर मैं कहता हूं कि सर एक मीडियम रेयरर है, एक मीडियम रेयरर है और एक मीडियम डेंसर है, तो यहाँ पर इसमें स्पीड v1 है मान लेते हैं, इसमें स्पीड v2 है। तो जो v1 बाई वी टू होगा ना बेटा, ये जो v1 बाई वी टू है, ये जो रेशियो है ना स्पीड का, इसको एक नए टर्म से डिनोट किया जाता है विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप दिस इज क्लियर। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। करेक्ट। अब क्या होता है ना, हर एक मीडियम की कुछ अलग अलग डेंसिटी होती है, लाइक मॉलिक्यूल्स कितने पास है कितने दूर है। तो इसकी डेंसिटी मान लेते हैं म्यू 1 होती है और इसकी डेंसिटी मान लेते हैं म्यू 2 है। ठीक है ना? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी की बात नहीं कर रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं यहाँ पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है जो हमें बताता है कौन सा मीडियम कितना ज्यादा डेंसर है, कौन सा मीडियम कितना ज्यादा रेयर है। तो मैं यहाँ पर ना अब आपको कुछ एक दो बातें बताने वाला हूँ, बहुत जरूरी है, लेकिन ये बेसिक बेसिक बातें ही हमें बाद में कंफ्यूज कर देती है और इसकी वजह से हम क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। एक नंबर भी गलत होने का मतलब हमारी रैंक बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो अगर आप 1 से 2 में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप 1 मीडियम से 2 मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं 1 म्यू 2। अब ये कह सकते हैं 1 म्यू 2, लाइक वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम 1 to 2। या इसको आप लिख सकते हैं, मैं उसको प्रोनाउंसिएशन लिखूंगा म्यू 2 1, या फिर बेटा म्यू 2 बाई म्यू 1, या फिर बच्चा पाड़ी v1 बाई v2, या फिर बच्चा पाड़ी v1 बाई v2। यहाँ पर आपने क्या लिखा? यहाँ पर आपने क्या लिखा? पेन। मतलब आप ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में लाइट आ रही है, किस में आ रही है? 2 वाले में। किसके रिस्पेक्ट में आ रही है? 1 वाले से। जिसमें लाइट आती है हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है। कहाँ से आ रही है? 1 वाले से आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। आई होप दिस इज क्लियर। मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? दिस इज योर वन बेस्ट पार्ट। गॉट इट गाइस? यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में? अगर आप देखते हैं बच्चों, अगर आप देखते हैं, तो मैं अब आपको यहाँ से बताऊंगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बेटा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो जान चुके हैं। ठीक है ना? एक सेकंड होल्ड करना जरा, इससे पहले थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। पानी भी इतना चिल्ड है ना कि मतलब गर्मियों में आप यूँ समझ लो कि इतने पानी पीने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ डालनी पड़ती है, और यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर में भी ऐसा ही है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए पढ़ाने के लिए जैकेट जो मैंने खोल के रखी है, क्योंकि ये अनअकैडमी विज़िबल होना चाहिए, तो कितना ही मुश्किल हो रहा होगा मेरे ऊपर। पर ठीक है, चलो। तो लॉज़ ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहले देखो बच्चे, ये एक स्लैब है, ऐसे आ रही है रे ऑफ लाइट, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहला आएगा सनेल्स लॉ, सनेल्स नहीं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहेगा? वो कहता है कि सर जब आप 1 से 2 में जा रहे हो, 1 मीडियम से 2 मीडियम में जा रहे हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू 2 बाई म्यू 1। तो वो कहता है यार साइन आई का रेशियो ले लो साइन आर के साथ। मतलब साइन ऑफ आई साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम, कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम। मानी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हर एक मीडियम का एक कुछ कांस्टेंट होता है, लाइक जैसे वाटर का कुछ है, एयर का कुछ है, ऐसा करके उस कांस्टेंट को अपन लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या बोलते हैं?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली बहुत सारी किताबों में साइन आई बाई साइन आर को लिखा होगा म्यू, लेकिन म्यू से आप कंफ्यूज मत होना बेटा। असल में ये साइन आई बाई साइन आर जो है ना, इसका मतलब है दैट आप कौन सी मीडियम से जा रहे हैं, 1 से 2 में, तो म्यू 2 बाई म्यू 1। क्योंकि बहुत सारी जगह अब आगे जाके ऐसा भी आएगा कि आप खाली म्यू लिखोगे और आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? दिस इज योर स्नेल्स लॉ। दूसरा लॉ सदाबहार हमेशा जो यूज होता है वो क्या? इंसिडेंट रे, ये वाली। रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली। नॉर्मल, ये वाली। जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंस हो रहे हैं, दे आर लाइज ऑल इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, refracted ray, and normal to the surface at the point of incidence, at the point of incidence, all lies in same plane, right? All lies in same plane. क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? आई होप दिस इज क्लियर। ऑल लाइज इन सेम प्लेन, राइट बच्चा पार्टी? गॉट इट? क्लियर? मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने रिफ्रैक्शन के लॉस तो पढ़ लिया। अब मैं क्या करूंगा? कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम। नाउ वी आर स्टडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम बेटा। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम पढ़ाएंगे आपको। कैसे? देखो, पहले तो दो मीडियम का कॉम्बिनेशन पढ़ लेते, लाइक एक 1 है, एक 2 है, फिर 1 हो गया। आप पहले तो रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, फिर ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो ही होगा ना। एक बार आप 1 से 2 में जाओगे तो क्या लिखोगे आप? ऐसा लिखोगे ना। देखो 1 से 2 जाने पर क्या होगा? 1 म्यू 2 व्हिच इज गोइंग टू बी म्यू 2 बाय म्यू 1। ये आपका पहला है, ठीक है ना। और जब आप 2 से 1 में जाएंगे तो वो म्यू 1 बाय म्यू 2 बन जाएगा। दिस इज योर सेकंड। तो मैं क्या कहूंगा? मैं सीधा सीधा कहूंगा यार मल्टीप्लाई 1 बाई 2, multiply 1 by 2, or we can say 1 mu 2 into 2 mu 1 is going to be mu 2 by mu 1 into mu 1 by mu 2। 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया। अब आप कह सकते हो सर 1 mu 2 बराबर 1 by 2 mu 1। यहाँ पर ये आपको सिंपली इतना बताना चाह रहा है कि अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं और कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, तो आप अगर दूसरे से पहले में जाओगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 से 2 में जाने पर अगर कुछ x है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 2 से 1 में आने पर y होगा। फॉर एन एग्जांपल, एयर से ग्लास में जा रहे हैं अगर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो अगर ग्लास से एयर में जाएंगे तो वो 1 बाई 1.5 हो जाए। यानी वो एयर से ग्लास में 3/2 था, तो ग्लास से एयर में 2/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा। दो मीडियम एहसान होता है, कभी कभार तीन मीडियम में कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो एक बार तीन मीडियम वाला भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीन मीडियम कर लेते हैं, राइट? ऐसा थ्री मीडियम, थ्री मीडियम्स कर लेते हैं। थ्री मीडियम से क्या हो रहा है? एक, दूसरा, पहले इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं। दिस इज अगेन 1, दिस इज अगेन 1, ठीक है ना। तो अभी रे ऑफ लाइट क्या होगा बेटा? यहाँ से ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 2 वाला 1 से ज्यादा डेंसर है, 3 वाला 2 से ज्यादा डेंसर है, और 1 वाला तो रेयर है ही। अब इसमें क्या होगा? आप 1 से 2 में जाओगे, तो इट्स लाइक 1 म्यू 2 इज गोइंग टू बी म्यू 2 बाय म्यू 1। दिस इज माय फर्स्ट वन, ठीक है ना। तो दूसरे में क्या करोगे? आप 2 से 3 में जाओगे, लाइक 2 म्यू 3, लाइक 2 म्यू 3। तो अब 2 म्यू 3 देखोगे तो क्या होगा? म्यू 3 बाय म्यू 2। और अगर आप अगर आप अगर आप बेटा 3 से 1 में जाओगे तो क्या होगा? 3 म्यू 1, लाइक म्यू 1 बाय म्यू 3। दिस इज माय थर्ड वन, दिस इज माय थर्ड वन, ठीक है ना। अब देखो 1 से 2 में जा रहा हूँ, 2 से 3 में जा रहा हूँ, 3 से 1 में। मैं फिर से कहूंगा मल्टीप्लाई 1 बाय 2 बाय 3। तो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1। क्या हो गया? अब म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू म्यू 3 बाई म्यू 2 इंटू म्यू 1 बाई म्यू 3। 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 क्या हो गया? 1 बाई 3 म्यू 1। या फिर आप कह सकते हो कि अगर मैं 1 से 2 में गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ आया,
2 से 3 में जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कुछ आ रहा है, तो वो होगा, अगर आप 1/2 म्यू 1 को 1 म्यू 2 पढ़ सकते हो, तो 1/3 म्यू 1 को 1 म्यू 3 भी तो पढ़ सकते हैं। इसका मतलब वी कैन से दैट दिस इज़ 1 म्यू 3। और यू विल से बच्चे, यू विल से दैट अगर आप 1 से 2 में जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ आया, 2 से 3 में जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ आया, व्हिच विल बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 से डायरेक्टली। मान लेते हैं एयर से ग्लास में गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ आया, ग्लास से वाटर में गए कुछ आया। अगर डायरेक्टली एयर से वाटर में जाना है, तो पहले एयर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन ग्लास से वाटर का, दोनों को मल्टीप्लाई मारो, दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू वाटर। ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम। अगर आप कहोगे तो हम इसके ऊपर एक बेसिक सा सवाल मैं आपको बता सकता हूँ, है ना? एक बेसिक सा सवाल मैं आपको करवा सकता हूँ। मेरे पास कुछ कुछ तो क्वेश्चंस पड़े ही है। बस मुझे आप 1 मिनट का समय दीजिएगा। करेक्ट गाइस, अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं सवाल आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? हम्म वेयर इज द क्वेश्चन? रे ऑप्टिक्स कहाँ चला गया? शायद इसमें है नहीं, बट बहुत बेसिक सवाल आते हैं इस पे। वही आपका मतलब, हाँ इस पे मतलब हम ये वाले सवाल तो पूछ ही सकता हूँ मैं आपसे कि रे ऑफ लाइट अगर आ रही है तो क्या, और क्या स्पीड होगा, क्या वेवलेंथ होगा, ठीक है ना? मतलब इसमें ये वाला सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना? कि अब देखो, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना? बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन होगा ये, आपको मजे आएंगे इस क्वेश्चन को करने में ना। देखिए, yeah, the question is बच्चों, the question is that the refractive index of diamond is 2.47। एक डायमंड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.47, और विंडो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मतलब ग्लास मान लेते हैं, विंडो ग्लास बोलो चाहे ग्लास बोलो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5। सवाल इसका ये है बेटा कि हाउ मच फास्टर, हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रैवल इन ग्लास देन इन डायमंड, देन इन डायमंड। सबसे पहले पहले तो आप देखिए ये क्या बोल रहा है कि ग्लास में कितना फास्टर चलेगा डायमंड से। बड़ी सिंपल सी बात है, ज़्यादा डेंसर है इसमें स्पीड कम होगी और इसमें स्पीड ज़्यादा होगा। ऐसे सवाल करने के लिए एक आपको फॉर्मूला दिया जाता है, पी बराबर, मतलब देखो, जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आपको देखना भी पड़ेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर देख लो, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है, ठीक है ना भाई? 1 होता है। तो अगर ग्लास मतलब मान लेते हैं एयर से ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया होगा, पहले तो डायमंड ही ले लो। तो आप क्या करोगे इसमें? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी वीडी, ये 1 होता है। तो इसका मतलब म्यू डी आपको पता चल गया, दिस इज सी बाई वी डी। उसी तरीके से म्यू ग्लास भी आपको पता चल जाएगा, सी बाई वी जी, है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे, सी आपके पास गिवन है, डायमंड का ग्लास दे रखा है, तो वी डी क्या आया? सी बाई म्यू डी। और वी जी क्या आया? सी बाई वी जी, सी बाई म्यू जी। अपने को तो पता है ना, अपने को तो पता है ना कि एक ग्लास में स्पीड ज़्यादा होगा। तो अब आपको वी जी माइनस वी डी निकालना है। बात समझ में आ गई? पहले आपने डायमंड में स्पीड निकाली, फिर आपने ग्लास में स्पीड निकाली, और देन ग्लास में एयर ऑफ लाइट की स्पीड में से डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट को माइनस कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? पक्का? डन है? तो ये कुछ इस तरीके से कहानी है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आने वाला नहीं। हाँ, उसके ऊपर जैसे उसका जो क्वेश्चन है, ये आपका रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ के देखता हूँ, शायद मेरे पास क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक दो सवाल हैं, ये मैं भी आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएंगे कैसे रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ क्या है। इसमें मतलब अगर आप एक और क्वेश्चन देखोगे, तो वेवलेंथ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो अक्सर। जैसे अगर मैं बेसिक एक और सवाल कराऊँ आपको, बिल्कुल बेसिक होगा, क्योंकि ये हम वो सवाल कर रहे हैं जो 10th में हम पढ़ चुके हैं। एक जैसे वो कह देगा कि सर आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज 1.3। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है, वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2.25 इंटू 10 की पावर 8 है। अब मुझे बताइए, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? इसमें तो कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है बेटा, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। आप एक बात बताइए,
ग्लास बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 बाय म्यू1 क्या था? म्यू v1 बाय v2 सीधा-सीधा कर दो, v वाटर बटा v ग्लास, दैट्स इट कहानी खत्म हो जाएगी। ग्लास का 1.5 इसका 1.3 वाटर का 2.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 बाय v ग्लास। तो v ग्लास क्या हो जाएगा? अपना 2.25 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 1.3 बाय 1.5 सॉल्व करेंगे आप इसको, तो ये अप्रॉक्सिमेटली आंसर आएगा 1.95 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। इस तरीके के बेसिक सवाल वो आपसे पूछ रहा होगा और आपको इनके आंसर्स करने पड़ेंगे। क्लियर है बच्चों? क्या तक हो गया? अब आप जैसे ही ये करते हो ना, तो इसके बाद सीधा-सीधा बेटा आपके पास आएगा रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। क्या आएगा? रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ क्या है? मतलब जैसे आप नॉर्मली भी अगर आप अपने पास ग्लास ले रहे हो, तो ग्लास में जब हम कोई कॉइन डालते हैं, तो वो कॉइन हमें ऐसा लगता है जैसे थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। होता नहीं है, बट उठा हुआ है और एपरेंट जनरली मैं बोलूँ तो इसका मतलब ये होता है फॉल्स। मतलब जो हो तो नहीं रहा है, बट आपको ऐसा दिख रहा है कि जैसे ऐसा ही है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब आप ये कह सकते हो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर एक कंटेनर है, जिसमें मेरे पास लिक्विड होगा। मेरे पास एक कंटेनर है, जिसमें मेरे पास ऐसा लिक्विड होगा, कंटेनर में मेरे पास लिक्विड होगा। मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा, रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी जा रही होगी, तो ये बिल्कुल ही सीधी निकल गई, ठीक है ना? दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी अगर, ये नॉर्मल होगा ये नॉर्मल होगा, तो ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसा लगेगा, तो ये यहाँ पर आ गई। ये आपका इमेज हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर। आई होप दिस इज़ क्लियर। आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर बिल्कुल सीधी रे ऑफ लाइट जा रही है, तो वो तो सीधी निकल गई क्योंकि वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है, साइन 0, 0 ही होता है। और अगर किसी एंगल पे टकराएगी, तो वो किसी एंगल से चली जाएगी। इसे देखो, रे ऑफ लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट है, तो ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी। If this is I, this is also I. If this is R, this is also I, R, R. क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? अगर आप देख रहे हो अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर नेमिंग दे दो, लाइक दिस इज़ A, दिस इज़ B। सबसे पहले पहले मैं आपको कहूँगा, इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, अगर मुझे OAB वाला ट्रायंगल चाहिए ना, तो कैसे करूँगा? तो यू कैन से दैट साइन I बराबर परपेंडिकुलर इज़ लाइक AB और हाइपोटेनस क्या होगा? जो 90 के सामने वाला होगा मानी AO, ठीक है ना? और अगर मैं आपसे ट्रायंगल पूछूँ, ट्रायंगल अपना अ, IAB, ट्रायंगल IAB, इसमें आप कहोगे साइन R एंड साइन R इज़ गोइंग टू बी परपेंडिकुलर AB बाय हाइपोटेनस AI, बाय हाइपोटेनस AI। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अगर आप देखोगे सरफेस से उस ऑब्जेक्ट जो रियली में कहाँ पर रखा है, सरफेस से रियली में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, दैट इज़ बेसिकली रियल डेप्थ। सरफेस से रियल में कहाँ रखा है, दैट इज़ रियल डेप्थ। मेरी बात समझ में आ रही है? सरफेस से वो रियल में कहाँ रखा है, दैट इज़ रियल डेप्थ। और जो हमें स्पीड दिखाई दे रही है, जो मतलब हमें उसकी उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे रही होगी, दैट इज़ बेसिकली आपका एपरेंट डेप्थ। दैट इज़ बेसिकली आपका एपरेंट डेप्थ। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आप देखो ये BI क्या है? एपरेंट डेप्थ है। यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो OB इज़ योर रियल डेप्थ, OB इज़ योर रियल डेप्थ, OB इज़ योर रियल डेप्थ एंड IB इज़ योर एपरेंट डेप्थ एंड IB इज़ योर एपरेंट डेप्थ। आई होप दिस इज़ क्लियर, राइट बच्चों? OB इज़ योर रियल डेप्थ एंड IB इज़ योर एपरेंट। देखो, डिवाइड करो पहले आप। डिवाइड ये रियल डेप्थ को मान लेते हैं T मान ले रहा हूँ। रियल डेप्थ को मान लेते हैं मैं T मान ले रहा हूँ। अगर मैं डिवाइड करूँगा, तो आप देखो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड कर दो। होगा क्या यहाँ पर? जैसे sin I बाय sin R, sin I बाय sin R व्हिच जनरली मीन्स AB बाय AO डिवाइड करूँगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, AI बाय AB हो जाएगा। ये कट गया। दिस इज़ गोइंग टू बी AI बाय AO। अब देखो, एक तरफ से तो आपके पास आ रहा है एक तरफ से तो आपके पास आ रहा है दैट sin I बाय sin R इज़ AI बाय AO। लेकिन दूसरी तरफ से तो sin I बाय sin R कितना हो गया? AI बाय AO, राइट? अब देखो, अपने को पता ही नहीं AI क्या है, AO क्या है? कुछ नहीं पता अपने को।
मैं आपको कहूंगा दैट ड्यू टू वेरी स्मॉल प्यूपिल ऑफ आई की बहुत छोटे से प्यूपिल की वजह से जो अगर ऑब्जेक्ट देखनी है बॉटल में, अगर ऑब्जेक्ट देखना है तो ऐसा देखूंगा तो ही दिखेगा। ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इधर देख रहा हो तो दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। तभी दिखेगा जब रेज वहीं से आ रही है। आप ये कह सकते हो कि आपका, हम ये यहाँ पे कह सकते हो, वेरी स्मॉल प्यूपिल ऑफ आई ऑल डिस्टेंसेस, पहले तो लिख लो ए इज वेरी क्लोज टू बी, ए इज वेरी क्लोज टू बी। ए क्या है, बी के बहुत ज्यादा पास है। देयरफॉर ऑल डिस्टेंसेस टेकन फ्रॉम ए कैन काउंट फ्रॉम बी, राइट। यानी कि जो ए से बोला तो आप बी से बोल सकते हो, यानी कि आप एओ को बीओ बोल सकते हो, एआई को बीआई बोल सकते हो। यानी कि एओ जो है वो अप्रोक्सीमेटली बीओ है, और एआई जो है वो अप्रोक्सीमेटली बीआई है। अगर आप देख पा रहे हैं तो अब आप ये साइन आई बाई साइन आर क्या बोल सकते हैं। अब आप साइन आई बाई साइन आर को बेटा, अब आप साइन आई बाई साइन आर को बी आई बाई बीओ बोल सकते हैं। एक मिनट, हाँ बी आई बाई बीओ बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। साइन आई बाई साइन आर है क्या, अगर मैं देख रहा हूं तो साइन आई बाई साइन आर क्या है। आप कहां से कहां जा रहे हैं, वाटर से दूसरी किसी सरफेस में जा रहे हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और उसका म्यू टू। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से मैं आपको मान के चल रहा हूँ, चलो देखो, कंटेनर है, इसका वन है और इसका टू है। तो आप क्या कर रहे हो, म्यू टू बाई म्यू वन जो है दैट इज बेसिकली बी आई बाई बी यू। मान लेते हैं इसको एयर और ये आपका वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव से कुछ म्यू मानता हो, एयर का तो म्यू आपका वन ही होगा। तो आप क्या कहोगे, वाटर में एयर में जा रहे थे, म्यू एयर बाई नॉर्मली म्यू बराबर बी आई बाई बी ओ, बी आई बाई बी ओ। अब अगर आपको पता हो तो ये हो जाएगा आपका, यही से आगे निकल लेते हैं। वन बाई म्यू इज गोइंग टू बी बी आई बाई बी ओ, और म्यू इज इक्वल्स टू बी ओ बाई बी आई, और म्यू इज इक्वल्स टू बी ओ बाई बी आई। यहाँ तक की कहानी क्लियर है आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर। अगर म्यू हमारा बी ओ बाई बी आई हो रहा है तो इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ, क्योंकि बी ओ क्या है, रियल डेप्थ ऊपर ही लिखवाया था, और बी आई है आपका एपरेंट डेप्थ। बी आई क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो म्यू इज रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, म्यू इज रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। तेरा भैया, यानी कि म्यू हो गया आपका रियल डेप्थ तो टी है, और ये एपरेंट डेप्थ। अगर कभी आपसे कोई एपरेंट डेप्थ पूछे तो आप क्या कहोगे, तो एपरेंट डेप्थ के लिए आप कहोगे दिस इज इक्वल्स टू टी बाई म्यू, दिस इज इक्वल्स टू टी बाई म्यू। तो इसीलिए बेटा, इसीलिए अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के इमेज में कुछ शिफ्ट आया, मतलब ऑब्जेक्ट जहां पे था वहां नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर दिख रहा है। तो जो शिफ्ट आया ओ आई कहते हैं उसको। ओ आई क्या है, शिफ्ट है, जिसको मैं एक्स मान के चल रहा हूँ। इस ओ आई को मैं क्या मान रहा हूँ, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, इसको मैं एक्स मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे, शिफ्ट। आप क्या कहोगे, शिफ्ट, जो कि क्या हो गया आपका, जो कि क्या हो गया आपका, यहाँ पर ओ बी माइनस ओ आई क्या हो रहा है, ओ बी माइनस बी आई, ठीक है ना। मतलब बी ओ माइनस बी आई, ओ बी क्या है, रियल डेप्थ यानी टी, माइनस बी आई क्या है, एपरेंट डेप्थ अभी निकाला हमने, बी आई विच इज टी बाई म्यू। तो एक्स हो गया आपका टी वन माइनस वन बाई म्यू, एक्स हो गया आपका टी वन माइनस वन बाई म्यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट बच्चा पार्टी, यहाँ तक की कहानी क्लियर। चलो इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल करवा देता हूँ मैं आपको, इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल करवा देता हूँ, आपको थोड़ा सा सही सही फील होगा, आपको लगेगा चलो ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस अगर हमें आ गए हमारे पास तो हम इजीली कर लेंगे। पहले बिल्कुल ही बेसिक, पहले बिल्कुल ही बेसिक, फिर एक थोड़ा सा हल्का सा, मतलब जो थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ी सी मतलब चेंज कर दे, मतलब लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देगा। जैसे सबसे पहला पहला क्वेश्चन ये बोल देगा यहाँ से हमसे कि सर आपका एपरेंट डेप्थ जो ऑब्जेक्ट का है, देखो पूरा ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा क्या मतलब अपने पास बहुत समय है। तो द apparent depth of an object at the bottom, at the bottom at the bottom of tank filled with a filled with a filled with a liquid of refractive index
1.3 is 7.7 centimeter. 7.7 centimeter. What is the actual depth of the liquid in the tank? Of the liquid in the tank. Of the liquid in the tank. क्या मेरी बात समझ में आ रही? What is the actual depth of the liquid in the tank? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 दे रखा है और एपरेंट डेप्थ जो है वो आपको 7.7 दे रखा है। बहुत सिंपल है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। 1.3 इज रियल डेप्थ तो हमें निकालनी है अपॉन 7.7। एक सेकंड एक सेकंड। एपरेंट डेप्थ दे रखा है, एक्चुअल डेप्थ डेप्थ पूछ रहा है ना, एक्चुअल डेप्थ पूछ रहा है ना। अच्छा, एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्ट। अच्छा, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है आपने, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है अपने को। तो व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन द टैंक, यही तो पूछ रहा ना आपसे। हाँ तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से आपका जो रियल डेप्थ हो गया वो क्या हो गया, 7.7 इंटू 1.3, राइट। अगर मैं 7.7 को अगर मैं 7.7 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज 10.01 सेंटीमीटर। मतलब आपको अब तो यकीन हो गया ना इस बात का कि अगर एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट सरफेस से 10 सेंटीमीटर पर है, हमें वो ऑब्जेक्ट सरफेस से करीब करीब 7.7 सेंटीमीटर पर ही दिखाई दे रही है। यानी देयर इज अ शिफ्ट ऑफ 10 माइनस 7.7, यानी अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर का शिफ्ट है। चलो, एक सवाल इसी के ऊपर एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे जरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट की तरफ, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो, सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन द सेम टॉपिक। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन द सेम टॉपिक। व्हाट इज द क्वेश्चन, लाइक द वेलोसिटी ऑफ, ठीक है ना, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एंड दैट इन एयर इज 3 into, इज लिख लेता हूँ पूरा, is 3 into 10 की power 8 meter per second. Got it? Now they're asking by how much, by how much would an ink, would an ink dot, would an ink dot appear to be raised? Appear to be raised when, when covered by a glass, when covered by a glass plate 6 centimeter thick. अब यहाँ पर आपसे वो क्या पूछ रहा है और आपको लगता क्या है कि वो क्या पूछ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सोच के देखो, उसने कहा ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2 into 10 raised to the power 8 है। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 into 10 की पावर 8 है। आप तो वाटर से यानी ग्लास से एयर में ही जाओगे, पहले तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा, वी एयर बाई वी ग्लास, बिल्कुल, यानी 3 into 10 की पावर 8 बाई 2 into 10 की पावर 8, और वी कैन से सीधा सीधा 3/2 मानी 1.5। दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर आप देखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। तो 1.5 जो है वो रियल डेप्थ कितना है, 6, क्योंकि 6 सेंटीमीटर थिक से आपने कवर्ड कर रखा है। एपरेंट डेप्थ मिल जाएगा, एपरेंट डेप्थ कितना हो गया भैया आपका, 6/1.5 यानी 15 4 60, 4 सेंटीमीटर। उसने ये पूछा, आपने ये दिया, कुछ बच्चों ने ये दिया, उसने पूछा बाय हाउ मच वुड एन इंक डॉट अपीयर टू बी रेज्ड, कितने सेंटीमीटर से वो डॉट ऊपर उठा होगा। मतलब दे आर नॉट आस्किंग फॉर एपरेंट डेप्थ, दे आर आस्किंग फॉर शिफ्ट, कितना शिफ्ट हुआ। तो इसका मतलब एक्स पूछ रहा है वो, जो होगा आपका बेसिकली 6 सेंटीमीटर माइनस, मतलब एक्स क्या होता है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल क्या है 6, एपरेंट क्या है 4, आंसर क्या आया 2 सेंटीमीटर। नाउ आई होप इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, इसका क्या हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोग को, पक्की बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे आपका। ये हो गया आपका रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के ऊपर सवाल।
अब हम पढ़ रहे होंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में आ रही है? अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट? देखो, अगर मैं कहूं आपसे कि रे ऑफ लाइट जो है ऐसे आ रही है, आपने कहा ठीक है, ये ऐसे जाएगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? ये बेसिकली जाना कहाँ चाह रही थी? ये वाली लाइट जो है बेसिकली जाना कहाँ चाह रही थी? ऐसे। बट ये गई कहाँ? ऐसे। जाना कहाँ चाह रही थी वैसे? ओरिजिनली कहाँ चली गई? ऐसे। दोनों में शिफ्ट हुआ है ऐसा। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना लैटरली, जो लैटरली डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बट हमें क्या चाहिए? लेटरल नॉर्मल शिफ्ट निकालना है। हमें क्या निकालना है? नॉर्मल शिफ्ट, एक्स निकालना है। ये एक्स निकालना है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यानी नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ मतलब जो इंसिडेंट रे बना रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 90 डिग्री। अब देखो, ये रे ऐसे जा रही है, ये रे ऐसे काट रही है, ये पूरा वाला एंगल आई था, तो अगर उसमें से ये छोटा सा एंगल निकालना पड़ेगा, दिस शुड बी आई माइनस आर, दिस शुड बी आई माइनस आर। वो पूरा आई, ये आर, दिस शुड बी आई माइनस आर। क्लियर है? देखो, ये ए बी है, देखो ये सी डी है, वो ए बी, ये सी डी, ऊपर वाला ए बी, नीचे वाला सी डी। राइट? ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। हम्म। तो आप देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर कि सबसे पहले पहले इसकी जो थिकनेस है उसको मान लेते हैं टी। ठीक है ना? और टी मान लिया हमने, इसको मैं अब ई मान लेता हूँ, इस वाले को, और इसको एफ मान लेता हूँ। ठीक है ना? इसको एफ मान लेता हूँ। सबसे पहले पहले क्या आएगा? सबसे पहले पहले क्या करोगे आप? वही, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी, ये बी सी ई, ट्राइंगल बी सी ई। सबसे पहले पहले तो हम बी सी ई वाले ट्राइंगल में कुछ कुछ करेंगे। बी सी ई ट्राइंगल में क्या करना है अपने को? बी सी ई ट्राइंगल क्या बोलता है? दैट साइन ऑफ आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी एक्स, बाई हाइपोटेनस, यानी बी सी, जो 90 के सामने है, 90 के सामने है। ये पहला पार्ट हो गया। तो यहाँ से एक्स कितना आया? बी सी साइन आई माइनस आर। अब यही तक हमारी कहानी नहीं हो रही है, तो नॉर्मल आ गया। अब बी सी कितना है वही नहीं पता अपने को, उसके लिए मुझे दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल बी सी एफ, बी सी एफ ट्राइंगल में आप कॉस आर ले लो। अब क्या ले लो? कॉस आर ले लो। तो कॉस आर क्या होगा? बेस यानी बी एफ बाई हाइपोटेनस बी सी। तो अब देखोगे आप, तो बी सी क्या आया? बी एफ बाई कॉस आर, बी एफ बाई कॉस आर। बात समझ में आ रही है? यानी बी सी जो आ गया, वो आपका बी एफ एस टी थिकनेस, तो टी बाई कॉस आर आ गया। ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। राइट? अगर आप देख पा रहे हैं, तो आपका एक्स क्या हुआ? बी सी साइन आई माइनस आर। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब एक्स क्या हुआ? बीसी की जगह टी बाई कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। ये भी बात सही है। और देखो, और देखो, तो आपका बेटा, आपका कॉस आर को पहले अंदर, तो पहले देखोगे, पहले तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा बेटा साइन ए माइनस बी का। कौन सा? साइन ए माइनस बी का। अच्छा, साइन ए माइनस बी क्या कहता है हमसे? दिस इज साइन ए, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी बाय, ओके, साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या करोगे? साइन आई कॉस आर, देखो साइन आई कॉस आर, क्योंकि साइन ए कॉस बी, माइनस कॉस आई साइन आर हो जाएगा। मुझे सबको आई के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि मैं आई इजिली निकाल सकता हूँ। पहले तो कॉस आर अंदर भेज दो। एक्स क्या हो जाएगा? टी साइन आई कॉस आर, है ना, साइन आई कॉस आर बाय कॉस आर, माइनस कॉस आई साइन आर बाय कॉस आर। गॉट इट? कॉस आर से कॉस आर कट जाएगा, एक्स आने वाला है टी
साइन आई माइनस, अगर आप ध्यान से देखोगे कॉस आई साइन आर बाय कॉस आर है। देखो, कॉस आई साइन आर बाय कॉस आर है। पहले तो आप साइन आई बाय साइन आर देखो, दैट इज म्यू, दैट इज म्यू। तो साइन आर क्या हो गया बेटा? आपका साइन आई बाय म्यू। साइन आर क्या हो गया? साइन आई बाय म्यू। आई होप दिस इज क्लियर। ये पहला हिस्सा है। साइन आर क्या है? साइन आई बाय म्यू है। ये क्लियर है अपने को? मतलब ये बिल्कुल सही है अपने को। दूसरी बात वो क्या बोल रहा है हमसे? दूसरी बात वो क्या बोल रहा है हमसे कि आपका साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर क्या होता है? 1 होता है। तो आपका साइन जो मतलब कॉस स्क्वायर आर होगा, वो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। यानी कॉस आर इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। भैया साइन साइन आर क्या है? साइन आई बाई म्यू। तो कॉस आर ये भी हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर। और ले लो इसका एलसीएम, अंदर जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब म्यू स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा तो म्यू बनेगा सिर्फ। तो इसलिए कॉस आर बराबर अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई बाय में म्यू हो जाएगा। तब वैल्यू पुट करो। कॉस आई की जगह कॉस आई रहने दो, साइन आर की जगह साइन आई बटा म्यू रहने दो, और कॉस आर की जगह अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई बाय में म्यू रहने दो। म्यू से म्यू कट जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बचने वाला है, यानी x इज गोइंग टू बी टी साइन आई भी बाहर ले लो, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस आई बाय म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई का रूट। जिसको आप कैसे लिख सकते हो? x इज गोइंग टू बी बच्चे टी साइन आई 1 माइनस कॉस आई बाय म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई की पावर हाफ। और अगर इसको बिल्कुल ही शॉर्ट में करना है, एक ही तरफ से लिखना है, तो आप ऐसा लिख सकते हो दैट x इज गोइंग टू बी टी साइन आई 1 माइनस कॉस आई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई की पावर -1/2। एंड आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। यही से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें अगर नॉर्मल शिफ्ट चाहिए, एपरेंट शिफ्ट चाहिए, या फिर आपका वो मतलब जो नॉर्मल शिफ्ट चाहिए वो कितना आएगा। टी साइन आई 1 माइनस कॉस आई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई की पावर -1/2, या फिर टी साइन आई 1 माइनस कॉस आई बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई का अंडर रूट और पावर हाफ। बात एक ही है। ये है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट या नॉर्मल शिफ्ट। मैं देखता हूं कि इसके ऊपर मेरे पास कोई अच्छा सा सवाल है क्या। अगर है तो मैं करवा देता हूं। चलो, तो यार इसके ऊपर तो सवाल नहीं है, लेकिन मैं रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ के ऊपर मुझे अभी फोन में एक बढ़िया सा क्वेश्चन मिला यार, मैं वो क्वेश्चन भी करवाना चाहता हूँ आप लोग को। अच्छा सवाल है, आपको देख के और करने में मजा आएगा, ठीक है ना? आपको देखने में और करने में मजा आएगा, फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट? So here the question is like a transparent cube, got it? A transparent cube of side 210 mm, side 210 mm contains contains a small air bubble. जैसा हम अगर फोन में एक बबल मतलब एक टेम्पर लगाते हैं, तो उसमें एक छोटा सा बबल दिखता है हमें, राइट? उसमें हमें एक छोटा सा बबल दिखता है। तो हियर आल्सो व्हाट दे आर आस्किंग, अ ट्रांसपेरेंट क्यूब है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है जिसका साइड इज लाइक 210 mm, इट कंटेन्स अ स्मॉल एयर बबल, गॉट इट? नाउ व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, इट्स apparent distance its apparent distance apparent distance when viewed। ओके, मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूं आपके लिए, क्वेश्चन जरूरी है आपके लिए। when viewed through when viewed through one face, ठीक है ना? when viewed through one face of the, बता रहा हूँ ना, होटल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? तो चलता है थोड़ा सा ना। ओके, व्हेन व्यूड थ्रू वन फेस व्हेन व्यूड थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब इज 100 mm, इज 100 mm, ठीक है ना? एंड व्हेन viewed when viewed through the opposite face is 40 mm, what is the what is the
actual distance of the bubble from the second phase from the second phase and what is the and what is the refractive index what is the refractive index of the material of the cube of the material of the cube। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? राइट बच्चा पाड़ी? आई होप दिस इज क्लियर। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है सर हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मतलब एक ऐसा क्यूब, पारदर्शी क्यूब जिसके दोनों तरफ आप देख सकते हो, ठीक है ना, लाइक दिस। मैं देख रहा हूँ तो इससे उस पार भी दिख रहा है और उस पार से इस पार भी दिख रहा है, ठीक है ना, मतलब ये क्यूब नहीं है, क्यूब की बात कर रहा है। एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है, इसका साइड 210 mm है, उसके पास उसके अंदर छोटा सा एक एयर बबल है, मतलब ऐसा समझो, कुछ ऐसा सा वो हमें बता रहा है। ऐसा अगर एक क्यूब होगा, उसका साइड कितना है, 210 mm है। ये लो भैया साइड ले लो, 210 mm, साइड कितना है, 210 mm है। और इसके अंदर एक छोटा सा एयर बबल है, इसके अंदर एक छोटा सा एयर बबल है। इसका जो अपरेंट डिस्टेंस है, जब आप एक फेस से देखते हो तो 100 mm है, ठीक है ना, और दूसरे फेस से देखते हो तो 40 mm। मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं ये है वो बबल, ओरिजिनल पोजीशन बबल का ये है, जो कि एक फेस से कुछ एक्स दूरी पर होगा, तो दूसरे फेस से कुछ आपका 210 - x दूरी पर होगा। जब मैं इसको इधर से देखूंगा लेफ्ट साइड से, ओके दिख नहीं देता ना, सॉरी, जब मैं इसको लेफ्ट साइड से देखूंगा तो ये कुछ ऐसा इधर दिखेगा, ठीक है ना, दिस इज I1। और ये दूरी यहाँ से कितनी है, वो कितनी बता रहा है हमें, 100 mm, 100 mm बेटा, ठीक है ना, ये हमें कितनी बता रहा है, 100 mm, ठीक है ना, 100 mm। और यहाँ पे दूसरा अगर राइट फेस से देखूंगा तो इधर दिखेगा, और ये दूरी कितनी बता रहा है, 40 mm, 40 mm। क्लियर है भैया? सबसे पहले पहले तो आप देखो केस वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कुछ म्यू है। केस वन में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, गॉट इट। रियल डेप्थ क्या है, लेफ्ट से जब देख रहे हैं तो अपना फॉर फर्स्ट फेस, फॉर फेस वन बेटा, केस वन में फॉर फेस वन, ये फेस वन है और ये फेस टू है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रियल डेप्थ, यानी कि आपका एक्स बाय अपरेंट इज 100 और mm कट जाएगा, तो ये पहला आ गया। केस टू में वी विल बी स्टडिंग फॉर फेस टू, फॉर फेस टू ये क्या कहेगा कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गोइंग टू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गोइंग टू बी रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ ओनली। रियल डेप्थ यहाँ पर कितनी है, 210 - x, और अपरेंट डेप्थ कितनी है, 40। ये दूसरा हो गया। तो आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x बाय 100 इज गोइंग टू बी 210 - x बाय 40। मल्टीप्लाई मारो इसको ऐसे ऐसे, या जीरो से पहले जीरो काट दो, तो इट इज गोइंग टू बी 4x बराबर 2100 माइनस 10x। तो प्लस हो जाएगा 14x बराबर 2100, और और x बराबर 2100 बाई 14, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, और ये हो जाएगा आपका 150। x 150 mm है। उसने आपसे पूछा था दूसरे फेस से ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है, तो फ्रॉम फेस टू, फ्रॉम फेस टू distance is going to be, distance is 150 minus x, sorry 210 minus x, 210 minus x, or you can say 210 minus 150, or you can say 60 mm। wasn't it a good question? 5 मिनट लगे, बट देखो पहले क्या बोला, एक बार फिर से समझो। उसने कहा सर एक बबल है इसके अंदर, मैंने कहा ओके। एक फेस से जब देखा तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस x है, दूसरे फेस से देखा 210 माइनस x। कह रहा है जब लेफ्ट फेस से देख रहा हूँ फर्स्ट फेस से, तो ये आपको दिख रहा है 100 mm पर, और जब राइट फेस से देख रहा हूँ तो यही आपको दिख रहा है 40 mm पर। यार ये भी बात सही है। अब एक आपको 100 mm पर दिख रहा है और एक 40 mm पर दिख रहा है आपको यहाँ से, तो इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है बेटा, कि रियल डेप्थ तो आपकी x हो गई, तो पहले फेस के लिए अपरेंट डेप्थ 100 mm है, और दूसरे फेस के लिए रियल डेप्थ ये है, अपरेंट डेप्थ ये है, दोनों मल्टीप्लाई करा, ऐसा हो गया। लास्ट में उसने पूछा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल आल्सो, टेल अस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यार आपने बता ही दिया था, म्यू बराबर x बाय 150, तो x इज मतलब म्यू बराबर 2, म्यू बराबर 2, ठीक है ना, x बाय 100 था सॉरी, तो 150 बाय 100, और वी कैन से, और वी कैन से 1.5। और जनरली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही होता है।
देखो ना इसने बोला ट्रांसपेरेंट क्यूब है, अपने को नहीं पता था किस चीज़ का था बट आज पता चला कि यार वो तो ग्लास का ही। आप लोग को क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना? ये आई होप ले लिया होगा आप लोगों ने। नाउ मूव ऑन टू द इसका सॉल्यूशन, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ऊपर वाले पेज का, हो गया होगा, पक्की बात है। चलो थोड़ा-सा आगे चलते हैं बेटा, अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर है बेटा? यहाँ तक की कहानी सबको सही समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अब यार रिफ्रैक्शन प्लेन फेसेस का तो कर लिया। अब अगर उसने हमसे बोला कि सर अगर कर्व्ड सरफेसेस है तब रिफ्रैक्शन क्या होगा? आइए देखते हैं, इसको तो कंटेन कर ही लेंगे इस वीडियो में। सो तो उसके लिए मुझे आपको थोड़ा-सा लेंस के बारे में बताना पड़ेगा। अगर आप देखोगे, मतलब लेंस का कोशिश करेंगे दूसरी वीडियो में बढ़ा दें, अगर इस वीडियो में भी हो जाए, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि समय का पता है नहीं है, मतलब जब तक यहाँ पर हूँ तब तक तो पढ़ा रहे होंगे आपको, देखते हैं। अब लेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? लेंस की बात कर लेते हैं। तो अगर आप लेंस की बात करते हो बच्चे, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, अ, जैसे आपने कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस पढ़ा ना, वैसे यहाँ पर कॉन्केव की जगह ले लेता है पूरा-पूरा कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स की पूरी-पूरी जगह लेगा कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स की पूरी-पूरी जगह लेगा कॉन्केव लेंस, राइट? कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? देखो 2-3 की तरह ये वो लेंसेज़ है जो कन्वर्जिंग लेंस है। ये कौन से लेंस है? जो आपके कन्वर्जिंग लेंस है। और ये कौन से लेंस है? जो डाइवर्जिंग लेंस है। ये कौन से लेंस है? जो डाइवर्जिंग लेंस है बेटा। कौन से लेंस है? जो डाइवर्जिंग लेंस है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कन्वर्जिंग लेंस में अगर मैं ऐसा बता रहा हूँ, मतलब एक कॉन्वेक्स सरफेस, दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है ना? ऐसा बना दिया मैंने। तो अब आप इसको क्या कहोगे? या तो बाइकॉन्वेक्स, या तो बाइकॉन्वेक्स, या तो बाइकॉन्वेक्स, या फिर डबल कॉन्वेक्स, या फिर डबल कॉन्वेक्स, या फिर सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। मतलब खाली कॉन्वेक्स भी लिखोगे ना तो बच्चा यही ड्रॉ करेगा। अगर मैं डाइवर्जिंग की बात करता हूँ, तो ये ऐसा एक कॉनकेव का सरफेस, दूसरे कॉनकेव का सरफेस, ऐसे करके। तो वी कैन राइट दिस एज़ लाइक बाय कॉनकेव और डबल कॉनकेव और डबल कॉनकेव और सिंपली कॉनकेव लेंस और सिंपली कॉनकेव लेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक की कहानी क्लियर है आपको? ये आपने देखा, आपने बस मतलब बाई कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्केव, डबल कॉन्केव और कॉन्केव लेंस। गॉट इट गाइस? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं ज़रा थोड़ा-सा और, देखते हैं ज़रा थोड़ा-सा और। क्या चीज़? सर दोनों सरफेस होने ज़रूरी है क्या? एक सरफेस से काम नहीं चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। देखिए, अगर एक कॉन्वेक्स सरफेस है और एक प्लेन सरफेस है तो क्या कहूँगा? प्लेनो कॉन्वेक्स। बट याद रखना, जो मैं कन्वर्जिंग के नीचे लिख रहा हूँ, यानी ये लेफ्ट साइड वाले सारे कन्वर्जिंग लेंसेज हैं, राइट साइड वाले सारे डाइवर्जिंग। तभी तो कॉन्वेक्स आ गया ना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या? प्लेनो मतलब एक सरफेस प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है, सो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना? और अगर एक फेस मेरा प्लेन है और दूसरा फेस मेरा कॉनकेव है, तो उस केस में आप कहोगे बेटा प्लेनो कॉनकेव लेंस। कौन-सा? प्लेनो कॉनकेव लेंस। भैया कॉनकेव आ गया मानी डाइवर्जिंग। प्लेनो मतलब एक कॉनकेव का फेस और एक प्लेन का फेस। और तीसरे में अगर आप देखते हो, तो एक कॉन्वेक्स सरफेस और एक कॉनकेव सरफेस जिसको आप कहोगे प्लेनो सॉरी कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स यानी अल्टीमेटली फाइनली में तो आप देखो, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ोगे मेरे साथ। यहाँ फाइनल में तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कि अपना ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। दैट इज व्हाट मैंने लिखा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लाइक ये कन्वर्जिंग है। डाइवर्जिंग में अगर आप देखोगे तो एक तो कॉनकेव और दूसरा आपका कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है ना? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्या कहोगे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बाइकॉनकेव और बाइकॉन्वेक्स बाइकॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है? राइट साइड वाले सारे के सारे डाइवर्जिंग, लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे कन्वर्जिंग। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है ना? शुरू करते हैं। बस मुझे थोड़ा-सा 1 मिनट का समय दीजिएगा, रिकॉर्डिंग पॉज़ कर रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट के लिए वॉशरूम जाके आता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। गॉट इट? चलो। तो अभी जो करना है हमें इस वाले उसमें दैट इज़ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस, राइट बच्चा पार्टी?
आई होप दिस इज क्लियर। तो जो कर्व्ड सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन है, अच्छा यहाँ पर ना कुछ assumptions होती है। यहाँ पर क्या होती है? कुछ assumptions होती है। सबसे पहले-पहले assumptions में आपका एक तो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज़ होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा छोटा। लाइक ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए दैट शुड बी पॉइंट साइज्ड। क्लियर है बच्चे? दूसरा, ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज़ हो गया। दूसरा, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा बेटा, रेज़ जो होनी चाहिए वो पैरा एक्सियल होनी चाहिए। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज़्यादा पास होने चाहिए। उससे क्या होगा? एंगल्स जो भी बन रहे होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे। ये एंगल्स जितने छोटे होंगे, उतना ही आगे जाके हमारे लिए कैलकुलेशन भी आसान होगी और हम डेरिवेशन भी ईज़िली कर पाएँगे। इसमें बहुत सारे केसेस आते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में होगा, डेंसर में होगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। मैं एक ही केस करा रहा हूँ आपको, बाकी केसेस आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, नॉर्मल भी आप देखोगे, पेपर में जनरली यही वाला केस पूछेगा, तो ये बहुत अच्छे से आप मेरे साथ कर लेना। 3 मार्क्स का सीधा-सीधा इस पे क्वेश्चन आ सकता है, या सीधा-सीधा डेरिवेशन तक पूछ सकता है आपसे। और बताओ, इससे बड़ी तो और क्या बोलोगे आप लोग? तो वी कैन से दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, और पूरा लिखो यार जब लिख रहे हैं तो, व्हेन रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, व्हेन रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम। जब एक रियल ऑब्जेक्ट एक रेयरर मीडियम में प्लेस्ड हो रखा है, इन व्हेन रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम एंड रियल इमेजेस फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम, रियल इमेजेस फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम, और एक रियल इमेज एक डेंसर मीडियम में बन रही है, और एक रियल इमेज एक डेंसर मीडियम में बन रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं पहले यहाँ पर किसके लिए कर रहा हूँ? कॉन्वेक्स सरफेस के लिए कर रहा हूँ। आप कॉनकेव के लिए कर लेना, या बता दूंगा आपको, देख लेना, सेम चीज़ है। बस सिर्फ रेज़ रेज़ की बात है, बाकी तो सब चेंज। इसमें देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है मेरा? रेयरर में। ये वाला मैं ऐसे मान रहा हूँ जैसे ये डेंसर मीडियम है, ठीक है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1। मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज 4। ऑब्जेक्ट मेरा रेयरर मीडियम में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा हुआ है। सबसे पहले-पहले अगर आप देखोगे, रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा, टकराएगा। याद रखना, इसमें सरफेस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो भी लाइंस आप जोड़ते हैं, वो हमेशा नॉर्मल रहती है। क्योंकि आप देखो, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करूँ ऐसे करके, तो हमेशा इस रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो हमेशा सरफेस से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती हुई लाइन आ रही है, दैट इज बेसिकली नॉर्मल टू द सरफेस। तो मेरे नॉर्मल की भी कहानी खत्म हो गई। जनरली इस लाइन को ऐसे जाना था, बट क्योंकि आप रेयर से डेंसर में आ रहे हो, ये रे ऐसे बेंड हो जाएगी, राइट? मतलब ऐसे जाने के बजाय ये थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और जहां पर एक रे ऐसे सीधा भेज दो पोल के अकॉर्डिंग, तो ये आपका, यहाँ पर जब दो रेज मिल रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, वहां पर बनता है इमेज। हमेशा आज के बाद याद रखना, क्योंकि आगे जाके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी मैं आपको बताऊंगा ये एंगल्स के बारे में। ऑब्जेक्ट हमेशा अल्फा एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इमेज हमेशा बीटा एंगल बनाएगा, और सेंटर हमेशा गामा एंगल बनाएगा। याद रखना, गामा और आर मेरा थोड़ा सेम होता है, तो इसलिए गामा के थोड़े मैंने सींग से निकाल दिए आपके लिए। गामा के थोड़े मैंने ऐसे सींग से निकाल दिए। तो अब देखो, गामा के थोड़े मैंने से आपके लिए सींग से निकाल दिए, ठीक है ना? लिटरली लाइक दिस, ठीक है ना? लाइक दिस। और ये आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ट्राइंगल लो, एंगल्स बहुत छोटे-छोटे हैं, बट पहले सब कुछ कंप्लीट कर ही लो। गामा को थोड़ा और छोटा करते हैं, दैट यहाँ पे ही आ जाए। इधर देखो, इस पॉइंट को मैं एन बोल रहा हूँ, यहाँ से एक रड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एम। असम्पशन में ये भी लिख लेना कि अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये आपका फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ है। और लिख लेना, अपर्चर इज स्मॉल। क्या अपर्चर कैसा है? छोटा है। व्हाई? अपर्चर क्या होता है? मतलब देखो, थिकनेस तो छोटी, थिकनेस तो कम है ही है, पतली तो है ही है, लेकिन अपर्चर मानी जहां से लाइट पास हो रही है। जैसे कैमरे में लाइट पास करने के लिए एक छोटा सा ओपनिंग है, सो अपर्चर इज ओपनिंग, यहाँ से आपकी लाइट पास हो रही होगी। क्लियर है? यहाँ पे देखो आप, ड्यू टू अपर्चर इज वेरी स्मॉल एंड थिकनेस इज वेरी वेरी लेस, तो ऑल डिस्टेंसेस, आप ये कह सकते हो, ड्यू टू स्मॉल अपर्चर एंड कर्वेचर, ड्यू टू स्मॉल अपर्चर एंड कर्वेचर, all distances
taken from all distances taken from all distances taken from M can be right from P, can be right from P. बात समझ में आ गई? तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? यस सर। पहले तो छोटे-छोटे एंगल्स है। तो यहाँ पर पहले देखो ट्रायंगल ले लो, 2 ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल ONM sorry OM OMC, triangle ONC. Angle I is the exterior angle, so angle I is going to be alpha plus gamma. This is first one. अब मुझे R की जरूरत है, तो in triangle NIC, gamma is equals to R plus beta. So R is going to be gamma minus beta. वो आता ना गामा मारेगा, वह ये वो वाला गामा मारेगा नहीं है, ये तो खैर वो एंगल है सिर्फ, ठीक है ना। I और R मिल गया, I R तो मिल गया। अब मैं क्या कहूंगा आपसे? तो सबसे पहले पहले एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो अल्फा को आप साइन अल्फा या टैन अल्फा भी कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, बीटा को आप अप्रोक्सीमेटली टैन बीटा बोल सकते हैं, और गामा को आप अप्रोक्सीमेटली टैन गामा बोल सकते हैं। गामा को आप अप्रोक्सीमेटली टैन गामा बोल सकते हैं। टैन अल्फा क्या होगा बेटा? टैन अल्फा क्या होगा? सामने एन एम अपॉन ओ एम, आपने कहा था ओ एम को आप ओपी भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एन एम बाई ओपी। टैन बीटा इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, यानी कि आपका एन एम बाई एम आई, और यू कैन से एन एम बाई पी आई, एंड टैन गामा is going to be equal to nm by mc, or you can say nm by pc, nm by pc। फर्स्ट मतलब सेकंड तक तो था ही था, थर्ड, दिस इज फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है आप लोग को? सॉलिड। तो nm by op, nm by pi and nm by pc। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अल्फा बीटा गामा लिख लिया हम लोगों ने। अगर अभी हम देखेंगे तो एक चीज और जरूरत पड़ती है यहाँ पर, विच इज स्नेल्स लॉ की। इसकी जरूरत पड़ेगी, स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ हमसे क्या कहेगा कि सर साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर is equals to mu2 by mu1, but due to the small aperture and curvature, as angles are very small, so sin I is approximately equal to I, and sin I को हम R, sin R को हम R भी लिख सकते हैं, so I over R is mu2 over mu1, I over R is mu2 over mu1, and take it like this, like mu1 I is equals to mu2 R, like mu1 I is equals to mu2 R, mu1 I is equals to mu2। क्लियर है? अब आई की जगह आई डालो, आर की जगह आर डालो। आई आप यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि ऊपर आपको दिखे भी। आई क्या है? अल्फा प्लस गामा। आर क्या है? गामा माइनस बीटा। थोड़ा ऊपर चलेंगे हम लोग, है ना, ऐसा। आई की जगह आई, आर की जगह आर। तो म्यू वन अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू म्यू टू गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। नाउ अल्फा इज एन एम बाई ओपी, तो म्यू वन एन एम बाई ओपी, एन एम बाई ओपी प्लस गामा इज एन एम बाई पी सी is equals to mu 2 gamma is nm by pc minus beta is nm by pi, beta is nm by pi। क्लियर है भैया? बात समझ में आ गई? तो नाउ यू कैन से, अगर मैं nm को कॉमन लेता हूं तो nm 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 को nm से उड़ा दिया मैंने, मतलब दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी कॉमन ले लिया, राइट साइड भी कॉमन ले लिया, एंड इट बिकम्स 1 by op plus 1 by pc equals to mu 2 1 by pc minus 1 by pi, 1 by pc minus 1 by pi। गॉट इट? अब देखो ओपी क्या है, पीसी क्या है, और पीआई क्या है। ओपी क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, यू, लेकिन आप तो माइनस लोगे, लेफ्ट में है। पीसी प्लस आर और पीआई प्लस वी, इमेज का डिस्टेंस। तो ओपी इज माइनस यू, पीसी इज प्लस आर, पीआई इज प्लस वी। गॉट इट? ओके 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 ओके, सॉरी गाइस, सॉरी। खत्म करने के बाद ही पियेंगे, लेक्चर के बाद अब, ठीक है ना? हो गया? तो म्यू वन 1 by OP is like minus 1 by U plus 1 by PC is like 1 by R, mu 2
1 by PC is 1 by R minus 1 by V. I hope this is clear. Right, bacha padi? So we can say that minus mu1 by U plus mu1 by R बराबर mu2 by R minus mu2 by V minus mu2 by V. Now mu2 by V को इधर ले आओ, तो minus mu1 by U plus mu2 by V going to be mu2 by R minus mu1 by R. और इसको ऐसा लिख सकते हैं like mu2 by V like mu2 by V minus mu1 by U minus mu1 by U equals to mu2 minus mu1 by. इसमें एक और केस आ जाएगा, एक और केस आ जाएगा if object is placed in air, object is placed in air, एयर तो है ही बट एयर में रखा होगा. असल में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है. असल में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है. तो पता है क्या कहोगे? तो म्यू टू आपका क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा. और वी कैन से म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाय आर. दिस इज लाइक आर फॉर्मूला जो बन गया हमसे. अब वो कहेगा सर जरूरी है कि ऑब्जेक्ट को रेयर में ही रखूं, ऑब्जेक्ट डेंसर में रहेगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर एक और केस आएगा इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर में. सर इतना बड़ा मतलब ये जो आपने किया है ये इतना बड़ा दोबारा से करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं, इतने बड़े को दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है. हम कहेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम एंड इमेज इज फॉर्म्ड इन रेयर मीडियम, एंड इमेज इज फॉर्म्ड इन रेयर मीडियम, बट दोनों क्या है? रियल है. इमेज कहाँ बन रही है? रेयर मीडियम में. तो इसके भी दो फॉर्मूलाज बन जाएंगे. पहला 2 का 1 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा. लाइक म्यू 1 बाई वी माइनस म्यू 2 बाई यू बराबर म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाई आर. 2 का 1 हो जाएगा. और भाई अगर मतलब ये वाला केस है तो इसमें क्या होगा आपका? 1 बाई वी माइनस म्यू बाई यू गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू बाई आर. 1 माइनस म्यू बाई आर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. राइट बच्चा पार्टी? सो रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव मतलब या कर्व्ड सरफेसेस भी मैंने आपको करवा दिया. ठीक है ना? अब आप एक से नोट करिए, क्वेश्चन सर्च करता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करवाते हैं, फिर इस सेशन को ओवर करेंगे. अगले सेशन में क्या करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको. चलो, तो आपके लिए सवाल मिल चुका. सवाल करते हैं जरा एक बारी, है ना? क्वेश्चन हियर इज लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स. देखना क्वेश्चन क्या है, देखना. लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, light from a point source, light from a point source in air falls on a falls on a convex spherical glass surface, convex spherical glass surface where refractive index is 1.5, radius of curvature is 20 centimeter, the distance of light source from the glass surface is 100 centimeter. At what position is the image formed? At what position is the image formed? At what position is the image formed? अब आप लोगों को ये करना है कि बेसिकली हो क्या रहा. कह रहा है सर लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स. ठीक है ना? लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, रेडियस इतना है. पहले तो एयर में फॉल्स है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? रेयर मीडियम. ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? रेयर मीडियम में है. फॉर्मूला क्या लगेगा? म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू is going to be mu 2 minus mu 1 by r, going to be mu 2 minus mu 1 by. I hope this is clear. I hope this is clear. mu 2 minus mu 1 by r. ठीक है. अगर आप देखते हो यहाँ पर, अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो इसने कहा सर ऑब्जेक्ट जो है ना वो लाइट सोर्स से मतलब जो आपका ग्लास सरफेस का ऑब्जेक्ट की दूरी है वो 100 है, तो u कितना हो गया? -100. लेफ्ट साइड है. v पूछ रहा है और कॉन्वेक्स सरफेस है तो उसके लिए r हमेशा पॉजिटिव होता है. r इज +20 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, म्यू इज 1.5. देखो यहाँ पर क्या होगा? एयर है तो म्यू
बाय वी माइनस 1 बाय यू बराबर म्यू माइनस 1 बाय आर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लाइक 1.5 बाय वी माइनस 1 बाय माइनस माइनस तो 100 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 1.5 माइनस 1 बाय आर इज 20। लाइक 1.5 बाय वी बराबर बेटा 0.5 बाय 20, और यू कैन से 5 बाय 40 माइनस 1 बाय 5 बाय, नीचे 0 आ जाएगा, माइनस 1 बाय 100। 1.5 बाय वी बराबर नीचे में 200, ऊपर में 5 माइनस 2, तो 1.5 बाई v इज गोइंग टू बी 3 बाई 200। 1.5 ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 100 हो जाएगा। v कितना आ गया? प्लस 100 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ था 100 सेंटीमीटर पर, इमेज राइट साइड में बन रही है प्लस 100 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट राइट। आई होप दिस इज क्लियर की बात है, बात समझ में आ गई आप सभी बच्चों को। अब ये वीडियो हमारा ओवर हो गया। हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, मतलब शॉर्ट 2 में क्या पढ़ेंगे इसका। ऐसे ये वन शॉट में तो नहीं था, मैंने कहा 2-3 शॉर्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। उसमें लेंस कर रहे होंगे, वो भी मोस्ट चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी आज ही आ जाएगी वीडियो। लेंस कर रहे होंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला कर रहे होंगे, लेंस फॉर्मूला कर रहे होंगे, लेंस फॉर्मूला कर रहे होंगे, प्रिज्म कर रहे होंगे। वी विल सी कि क्या हम उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कर सकते हैं या नहीं। कर पा रहे होंगे तो इसी में कर देंगे, नहीं तो थर्ड शॉट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कर देंगे। गॉट इट? चलिए, तो आप सभी बच्चों को फिर से कहूंगा, कुछ भी नीड हो, वीके आर्मी इज ऑलवेज देयर, यूज कोड वीके आर्मी, एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। सीधा सीधा मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चा पार्टी, ऑल द वेरी बेस्ट यार। बाय ऑल, अच्छे से पढ़ाई करना। टर्म 2 है, न्यूज आ रही है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट फिर से बंद हो रहे हैं, या फिर मतलब कोविड के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो काफी मतलब फिर से मतलब हलचल हो गया हर जगह पे। बट आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके पास सारे टीचर्स अवेलेबल है, हम लोग आपको पढ़ा रहे होंगे तरीके से ऑल टाइम यार। ऑल द बेस्ट एंड यस, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए यार, जय हिंद बच्चों।